हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट। आपका लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मेरे लिए मेरी हिम्मत और इनाम है। तो वीडियो में जाने से पहले अभी के अभी लाइक दबा दो, कमेंट में एक रेड हॉट छोड़ दो और कहानी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। और हाँ, प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 101। सब एक मजाक था। अयान की हल्दी की रस्म चल रही थी, दूसरी ओर दीदी अपना प्लेन बना रही थी। तभी रानव वहां आया और मायरा के बारे में पूछने लगा। रानव कमरे में तूफान की तरह दाखिल हुआ। उसकी आंखों में लावा खौल रहा था, चेहरा गुस्से से तप रहा था। सामने बैठी दीदी, जो अब भी अपने चहेते माफिया मेंबर्स के साथ प्लानिंग में लगी थी, एक पल को ठिठकी। मायरा कहाँ है? रानव की आवाज़ इतनी भारी और सख्त थी कि कमरे की हवा जैसे एक पल को थम गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आज रानव और मायरा की शादी होनी थी। कुछ पल की खामोशी रही, फिर दीदी ने ठंडी सांस लेकर झूठी चिंता जताते हुए कहा, वो भाग गई है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे ढूंढने के लिए अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को लगा दिया है। वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी रानव, जल्द ही हमारे सामने होगी। ये सुनकर रानव का चेहरा सुर्ख गुस्से से तप रहा था। जैसे ही दीदी ने मायरा के भागने की बात कही, वो चीख पड़ा। क्या मायरा भाग गई? पर कैसे? कहाँ? और आप क्या कर रही थी? गार्ड्स कहाँ थे? सब अपने कामों में लगे थे। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा ना, हम उसे ढूंढ लेंगे, दीदी ने थोड़ा शांत होते हुए कहा। असल में मायरा कहीं नहीं भागी थी, वो तो आज़ाद कराई गई थी। वो अयान था जिसने उसके लिए वो दरवाजे खोल दिए थे जिन पर दीदी और रानव ने ताले जड़ रखे थे। अयान जिसने चुपचाप लेकिन शिद्दत से मायरा को ढूंढा, उसके दर्द को समझा और आखिरकार उस पिंजरे से उसे छुड़ाया, हमेशा हमेशा के लिए। अब वो किसी के हाथ नहीं आने वाली थी। दीदी भी जानती थी कि मायरा अब किसी हाथ नहीं लगेगी, लेकिन वो ये सच कभी भी रानव को नहीं बता सकती थी। क्योंकि अगर रानव जान जाता कि मायरा को छीनने वाला वही अयान था और सौदा करने वाली खुद उसकी माँ, तो वो किसी रायते की तरह फैल जाता जिसे दीदी नहीं संभाल सकती थी। कितनी अजीब बात है, दीदी जो पूरी मुंबई को अपने इशारों पर नचाती थी, लेकिन खुद के बेटे के आगे उसका जोर नहीं चलता था। मैं खुद उसे ढूंढूंगा और ऐसी सजा दूंगा कि वो याद रखेगी, रानव ने कहा और वहां से चला गया। शादी के दिन मायरा का भाग जाना रानव की इज्जत पर किसी तमाचे जैसा था। वो हर हाल में मायरा को ढूंढना चाहता था, वो भी शाम होने से पहले। उसे इस बात का डर था कि अगर अयान को पता चला कि मेरी दुल्हन भाग गई है तो वो उसका किस हद तक मजाक बनाएगा, ये तो रानव अच्छे से जानता था। यही सब सोचकर वो उसे ढूंढने निकल पड़ा था, लेकिन क्या वो मिलेगी? मायरा के अचानक गायब होने की बात तो रणवीर, मुस्कान और आलिया को भी काफ़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि उन्हें पता था दीदी की कैद से निकलना आसान नहीं था। ऐसे में मायरा कैसे निकल गई, यही सवाल लिए अपने दिल में तीनों बैठे थे। आखिर मायरा कहाँ जा सकती है? वो खुद तो नहीं भाग सकती। अगर वो वाकई भागी है तो ये मेरे लिए एक अच्छा मौका होगा उसे अपने करीब लाने का, रणवीर ने मन ही मन सोचा। रणवीर इतने दिन से अयान की धमकी की वजह से शांत था, लेकिन जब उसे पता चला कि वी दीदी के विला पर वापस आ गई है तो उसने कई कोशिश की, लेकिन दीदी के डर ने उसे रोक लिया। लेकिन अब वो यहाँ से भाग चुकी थी तो ये उसके पास एक अच्छा मौका था। यही सब सोचकर वो खुश था। अयान अपने कमरे में था। हल्दी की रस्म खत्म हो चुकी थी। वो अब शावर ले चुका था और नहाकर निकलने के बाद अपने भीगे बालों को टॉवल से धीरे धीरे रगड़ते हुए साफ कर रहा था। चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कुछ और ही कहानी चल रही थी, जैसे वो किसी के हालत जानना चाहता हो। उसने अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, अयान के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई और वो बड़े ही सामान्य लहजे में बोला, आज तेरी शादी थी ना? पर तूने एड्रेस तो बताया ही नहीं, तो मैं कहाँ आता? अयान ने रानव को कॉल लगाई थी, वो उसके मजे लेना चाहता था। ये सुनते ही रानव का खून खौल उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं, जैसे उसके जख्मों पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो। वो समझ गया था अयान उसे नीचा दिखा रहा है, ताना मार रहा है। मगर सिर्फ यही नहीं था। रानव जानता था कि मायरा भाग चुकी है, और वो इस बात से भी वाकिफ था कि अयान को ये खबर पहले से थी। लेकिन अब उसके दिल में शक घर करने लगा था, कहीं मायरा को भगाने में अयान का ही तो हाथ नहीं। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा रानव? अयान ने टावल को बेड पर फेंकते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी जो ये कह रही थी उसने रानव को हरा दिया है। तू जानता है क्या हुआ है? तो ये सब ड्रामा मत कर, रानव ने दांत भींचते हुए कहा। ड्रामा तो तेरा बन गया है, अयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और तेरा भी बनेगा अगर मुझे ये पता चला कि वो तेरे पास है, रानव ने गुस्से को दबाते हुए कहा।
हाँ वो है, मेरे पास बता कर आऊं, अयान ने रानव को चिढ़ाते हुए कहा। बहुत हो गया अयान, अगर तूने उसे छुपाया है ना, तो क्या करेगा तू? उसे फिर से कैद करेगा या फिर डीडी के हवाले? मायरा कोई चीज़ नहीं है रानव, वो इंसान है, और इंसान पिंजरे में नहीं रहते। अयान ने सीरियस और मजबूत आवाज़ में कहा। सुन अब तूने मेरी शादी रुकवाई है, इसका बदला मैं भी इसी तरह लूंगा तेरी शादी रुकवा कर। और क्या नाम है उस लड़की का? मीरा, तुझे उससे अलग नहीं किया तो मेरा नाम भी रानव धनराज नहीं, रानव ने धमकी देते हुए कहा। जिस और अयान ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, तू एक काम कर, अपना नाम ही चेंज कर ले, क्योंकि जो तू बोल रहा है वो तो नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। अब तू सुन, कल मेरी शादी है, रोक सके तो रोक लियो, अयान ने चेतावनी देते हुए कहा और कॉल कट कर दी। कॉल कट करते हुए उसे मीरा का ख्याल आया। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, अयान बुदबुदाया। अगली सुबह लॉन में मेहंदी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी, और उसी खुशबू के बीच मीरा सफ़ेद और हल्के हरे रंग के सूट में एक चौड़ी मुस्कान के साथ बैठी थी। उसके हाथों में गहरी रंगी हुई मेहंदी की बारीक बारीक डिज़ाइनें थीं, जैसे हर रेखा कोई कहानी कह रही हो। अयान उसके सामने बैठा था, थोड़ा झुका हुआ, उसकी हथेलियां अपने हाथों में थामे हुए, जैसे कोई पुरानी किताब पढ़ रहा हो जिसे वो हर बार नए एहसास से पढ़ता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन आंखों में हल्की सी बेचैनी, जैसे वो कुछ तलाश रहा हो, कुछ अपना, कुछ बहुत अपना। इतनी बारीक लगवाने की क्या जरूरत थी? अयान ने निगाहें उसकी हथेली पर थी और मीरा की उसकी निगाहों पर। देखो प्लीज, खुद ही बता दो, अयान ने थक कर कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, दूल्हे को अपना नाम खुद ही ढूंढना होता है, पीछे से सरला चाची ने कहा, जिसमें वीना ने हामी भरी। ये सुनकर मीरा हल्का मुस्काए, नजरें झुकी, उसके गालों पर गुलाबी रंग उभर आया। अयान की उंगलियां अब उसकी हथेली की रेखाओं के बीच घूम रही थीं। वो हर डिज़ाइन को गौर से देखता, हर घुमाव में जैसे अपना नाम तलाशता। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान आती, कभी भौहें सिकुड़ जाती। तुमने मेरा नाम तो ऐसे छुपाया है जैसे कोई छीन कर ले जाएगा। ये सुनकर मीरा की भौहें सिकुड़ गई, वो इस ख्याल से भी डरती थी। लेकिन मैं अयान सिंह अरोड़ा हूँ। अयान ने मीरा की हथेली पलटी और अंगूठे के पास हल्के से हंसते हुए बोला, ये रहा मेरा नाम। मीरा ने झट से हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन अयान की पकड़ नर्म होते हुए भी मजबूत थी। अरे अरे, अब तो ये मेरी जीत है, अयान ने आंखों में शरारत लिए कहा। हाँ मीरा, अब तुम हाथ नहीं छुड़ा सकती, मेरा भतीजा जीत गया है, सरला ने ताली बजाते हुए कहा, जिस पर सब ने तालियां बजा दी। एक तरफ शादी की शहनाई गूंज रही थी तो दूसरी तरफ दीदी अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए तैयार थी। दीदी, एक ऐसी महिला माफिया लीडर जिसने वर्षों की साजिशों, काले कारोबार और सत्ता के खेल से अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, अब अपने साम्राज्य की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक डील को अंजाम देने जा रही थी। इस बार का दांव सिर्फ एक कंसाइनमेंट या शहर भर में फैली नेटवर्किंग नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का बड़ा गठजोड़ था। जहाज़ों के जरिए हथियार और ड्रग्स दोनों भेजे जाने थे, दुनिया के उन इलाकों में जहां इनकी मांग थी, लेकिन पहुंचने की ताकत सिर्फ माफिया नेटवर्क के पास थी। और इस बार ये डील सिर्फ डीडी की नहीं बल्कि अयान की प्लानिंग से हो रही थी। डीडी ने जिस आदमी को कभी शक की निगाह से देखा था, अब वही अयान उसका बिजनेस पार्टनर बन चुका था। डीडी ने अपनी पूरी कमाई, अपना हर वह संसाधन जो उसने बरसों की मेहनत, चालाकी और अनगिनत सौदों के जरिए खड़ा किया था, सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उसके पास 1000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति थी। भारत और विदेश में मौजूद 6 लग्जरी मॉल्स, एक शिपिंग कंपनी में 30% का महंगा स्टेक, क्रिप्टोकरेंसी और काले धन के जरिए बने रिजर्व फंड्स, फार्म हाउसों से लेकर पेंट हाउस तक फैला रियल एस्टेट साम्राज्य और लाखों में कैश व गोल्ड। डीडी ने एक एक करके सब झोंक दिया। ये सब कुछ उसने अयान के कहने पर किया था, क्योंकि अब अयान उसका बिजनेस पार्टनर था। डील की शर्तें बिल्कुल साफ थीं, सारा माल विदेश भेजा जाएगा, फिर अयान उसे पे करेगा। अयान डीडी से ये सब खुद खरीद रहा था। डीडी जानती थी कि यह एक जुआ था, एक ऐसा दांव जिसमें अगर एक भी चूक हुई तो उसका साम्राज्य ध्वस्त हो सकता था। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अगर उसके साम्राज्य की एक ईंट तक हिली तो वो पूरे अरोड़ा ग्रुप को खत्म कर देगी। अयान मीरा की मेहंदी लगे नाजुक हाथों को अपने हाथों में थामे बैठा था। उसकी आंखें उसके हाथ में लिखे अपने नाम पर थीं, मुस्कुराहट उसकी आंखों में थी और उसके करीब बैठी मीरा की मुस्कुराहट में सुकून था। महफिल की रौनक के बीच वो दोनों जैसे अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में खोए थे। तभी अयान की जेब में रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने नज़र झुकाकर देखा, डीडी कॉलिंग। उसका माथा हल्का सा सिकुड़ गया। एक्सक्यूज़ मी लेडीज़, अयान ने कहा और उठ खड़ा हुआ। अयान ने मजाक में कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, जो मीरा ने भी महसूस की। अयान महफिल से दूर एक कोने में चला गया और कॉल रिसीव की।
दूसरी ओर डीडी की आवाज़ कुछ ज्यादा ही तेज थी। जहाज निकल चुके हैं अयान। सब वैसा ही हुआ जैसा तुमने प्लान किया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अयान चुप था। उसकी आंखें सामने किसी अनदेखी दिशा में टिकी थीं। न चेहरा बदला, न आवाज आई। एक अजीब सी खामोशी थी जो डीडी को बेचैन कर गई। डीडी ने फिर से पुकारा, हेलो, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। फोन के उस पार खड़ा अयान बस सर्द हवा सा खड़ा रहा, जैसे वक्त की रफ्तार थम गई हो, लेकिन डीडी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर के बाद अयान ने लंबी सांस लेते हुए कहा, वो सब एक मजाक था। अयान के मुंह से निकले इन शब्दों ने डीडी को पूरा हिलाकर रख दिया था। उसके हाथ से फोन छूटने ही वाला था, लेकिन डीडी ने उसे थामे रखा और एक कड़क अंदाज में बोली, तो अब मजाक बनने के लिए तैयार हो जाओ। अब डीडी क्या करेगी? क्या वो फाइल का इस्तेमाल करेगी? क्या उस फाइल की वजह से अयान को झुकना पड़ेगा? रानव अयान की शादी को तोड़ने और अपना बदला लेने के लिए किस हद तक जाएगा? 102 विल दे गेट मैरिड? डीडी ने अपना काम कर दिया। जब उसने अयान को इन्फॉर्म किया तो उसने इसको मजाक में बदल दिया। सब एक मजाक था। अयान की आवाज़ बेहद शांत मगर अंदर तक चीर देने वाली थी। ये सुनकर डीडी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने ऐसी शिकस्त कभी किसी से नहीं खाई थी। माजिक अब तुम्हारा बनेगा, डीडी ने धमकते हुए कहा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बचा सकती हो तो तुम बचा लो अपने साम्राज्य को, अयान ने डीडी की धमकी को हवा में उड़ाते हुए कहा और कॉल कट कर दी। अयान ने महीनों पहले एक जाल बिछाना शुरू किया था। डीडी के पास मौजूद हर अवैध दस्तावेज, ब्लैक मनी की डिटेल्स, वेपन डील्स, इंटरनेशनल ड्रग शिपमेंट्स, सब कुछ अयान ने बेहद सफाई से ट्रैक किया था। उसके पास उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी थी। फिर अयान ने अगला दांव चला। उसने डीडी से कहा कि वो डीडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, इसके साथ वो इन्वेस्ट भी करेगा और उसके माल का सबसे बड़ा खरीदार बनना चाहता है। शांति, विश्वास और मुनाफे के झूठे वादों में डीडी ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स, सारे रिसोर्सेस और अपना आखिरी बचा पैसा अयान के साथ सौदे में झोंक दिया। मुस्कान, वो फाइल लेकर आओ, डीडी ने कड़क आवाज में कहा। आवाज इतनी बुलंद थी कि मुस्कान सहम गई और भागती हुई फाइल लेने चली गई। डीडी फाइल का इंतजार कर रही थी, तभी उसका फोन बज उठा। उसने जैसे तैसे स्क्रीन देखी। एक गार्ड का नंबर था। कॉल उठाते ही आवाज आई, मैडम, जहाज ब्लास्ट हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। डीडी जैसे ठिठक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो जहाज जिनमें ड्रग्स, हथियार और उसका आखिरी बचा हुआ माल लोड था, सब हवा में उड़ चुके थे। उसके पैर लड़खड़ाए, उसे अपनी सांस घुटती महसूस हुई और वो चिल्लाए, नहीं नहीं, ये सब नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी अयान सिंह अरोड़ा। तूने मुझे बर्बाद किया है, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। डीडी गुर्रा रही थी, तभी मुस्कान फाइल लेकर आए और डीडी को बढ़ाते हुए बोली, ये रही वो फाइल जिसमें अरोड़ा की काली करतूतें हैं। डीडी ने फाइल एक झटके में खींच ली, जैसे उसी पल उसका सारा खेल वापस उसके हाथ आ जाएगा। उसकी उंगलियां पन्ने पलटने लगी, लेकिन हर पन्ना उसकी आंखों को चुभने लगा। ये क्या बकवास है? डीडी की आवाज़ एक बार फिर गरजी। जो फाइल आलिया अयान से छीन कर लाई थी वो निकली थी। उसमें अयान के कुछ स्टाफ की बायोडेटा थी, चपरासी, ड्राइवर, अकाउंटेंट और कुछ बेसिक डिटेल्स थी। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये तो नकली है। डीडी गुर्राए। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। उसकी नज़रों ने पूरे कमरे में किसी गद्दार को ढूंढना शुरू किया और तभी उसकी नज़र जाकर टिकी आलिया पर। आलिया सिर झुकाए एक कोने में खड़ी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो असली फाइल लेकर आई थी और ये उसने खुद चेक किया था। उसकी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी, लेकिन वो डीडी को ये कैसे समझाएगी? मैंने खुद चेक किया, आलिया ने बोला ही था कि डीडी का हाथ हवा में लहराया और आलिया के गाल पर जा पड़ा। आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। आलिया लड़खड़ाए, एक काम भी ढंग से नहीं कर सकी। ये कहते हुए डीडी ने आलिया के बाल पकड़ लिए। वो दर्द से चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। ले जाओ इसे और ऐसी मौत देना कि इसकी रूह कांप जाए, डीडी ने आलिया को अपने आदमियों के कदमों में डालते हुए कहा। डीडी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आलिया चिल्लाती रही, लेकिन डीडी ने उसकी एक नहीं सुनी। ये देखकर मुस्कान भी पूरी तरह कांप रही थी। आज उसे पहली बार डीडी से इतना खौफ आ रहा था। आखिर फाइल बदली किसने? डीडी ने बड़बड़ाया। जहां डीडी सोच रही थी आखिर असली फाइल गई कहाँ, दूसरी ओर कबीर, जो एक चौड़ी मुस्कान लिए अयान की कॉल लगाए। सर, मायरा मैडम ने मुझ तक फाइल पहुंचा दी है, कबीर ने कहा। जिस सुनकर आयना के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। जब अयान ने मायरा को मॉडल के रूप में रिजेक्ट किया था और वो अयान के पास विनती लेकर आई थी कि वो डीडी के साथ दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तब अयान ने उसके सामने यही शर्त रखी थी कि वो उसे डीडी के पास उसकी फाइल है वो मायरा को चुरा के देनी पड़ेगी। मायरा ने उसकी शर्त को एक्सेप्ट के लिया।
मायरा ने पहले ही फाइल बदल दी थी और जैसे ही उसे घर से जाने का मौका मिला उसने फाइल को कबीर के हवाले कर दिया। क्या मायरा ने जाते हुए कुछ कहा? अयान ने हल्की से पूछा। वो सर, कबीर की हिचकिचाहट से साफ पता चल रहा था कि उसने अयान के लिए एक मैसेज दिया है पर कबीर बताना नहीं चाहता था। क्या वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती? अयान हल्के से गर्दन झुकाते हुए मुस्कराकर पूछा। वो, हाँ सर, कबीर ने अटकते हुए कहा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कभी किस्मत उससे दोबारा ना मिलाए, अयान ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर कबीर एक पल शांत हो गया फिर बोला। सर, अब आगे क्या करना है इस फाइल का? कबीर ने सीरियस टोन में पूछा। वो मुझे चाहिए, मैं उसे खुद लेने आ रहा हूँ, अयान ने कहा और कॉल कट कर दी। अयान के लिए ये फाइल उसकी जान से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। वो इसे लेकर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। शादी का मुहूर्त तो रात का है और अभी तो 12 बजे है, अयान ने अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए कहा और फाइल लेने निकल पड़ा। अयान अपने काम के लिए निकल पड़ा था। दूसरी ओर मीरा भी एक अधूरे काम को करने के इरादे से बिना किसी को बताए चुपचाप होटल से निकला गई थी। जब अयान अपने दोस्तों को मनाने के लिए अपनी हल्दी से 30 मिनट जा सकता है तो वो तो फिर भी मेरे मामा जी है, मीरा ने मन ही मन सोचा और पीछे के रास्ते से निकल गई। मीरा की मामा शंभू इस शादी से नाखुश थे और वो किसी भी रस्म का हिस्सा भी नहीं बने थे। लेकिन आज फाइनल शादी थी और मीरा उसका आशीर्वाद चाहती थी, इसलिए उन्हें लेने के लिए घर चली गई थी, बिना अपनी मामी या अयान को इन्फॉर्म किए। सड़क वीरान थी और अयान तेजी से गाड़ी दौड़ाता हुआ कबीर के पास जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, आज सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। मायरा ने जो हिम्मत दिखाई थी उसने अयान के दिल को छू लिया था। लेकिन तभी उसे एक झटका सा लगा और सामने से एक लड़की लड़खड़ाते हुए उसकी गाड़ी से टकरा गई। अयान ने घबराकर ब्रेक मारा, गाड़ी की टायरें जमीन पर चीख उठीं। वो झट से बाहर निकला। क्या आप ठीक हैं? अयान ने जल्दी से झुककर उसे संभालने की कोशिश की, पर तभी उसका चेहरा देखकर उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। आलिया, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आलिया थी जिसे डीडी ने मारने का हुक्म दिया था। इसे देखकर अयान का दिल एक पल के लिए थमसा गया। उसके हाथ अब भी उसके कंधे पर थे, जो खून से सनी हुई बेहाल हालत में उसके सामने थी। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इसके साथ किसने किया, लेकिन आलिया ने जो भी अयान के साथ किया है वो उसे कुछ पलों के लिए भूलकर इसे बचाना चाहता था। इसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है वरना ये मर जाएगी, अयान ने बुदबुदाया और उसे उठाने की कोशिश की। तभी पीछे से कारों की टायरों की तीखी आवाज़ें गूंजी और कई काले कपड़ों में लिपटे लोग उसकी तरफ बढ़े। उनके हाथों में हथियार थे और चेहरों पर कठोरता। डीडी के आदमियों की आंखों में वही बेरहम इरादा था, आलिया को आज जिंदा नहीं छोड़ना है। अयान ने आलिया को कार से टीका कर बैठाया और तेजी से खड़ा हो गया। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो गईं। हट जाओ मेरे रास्ते से, अयान ने कड़क अंदाज में बोला। हे कौन तू? शायद जनता नहीं, उसने डीडी को धोखा दिया है, जिंदा नहीं जाएगी। डीडी के एक आदमी ने आलिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर अयान का चेहरा तमतमा उठा। अगर किसी ने इस लकड़ी को हाथ भी लगाया तो मैं एक एक की हड्डियां तोड़ दूंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, एक आदमी ने कहा और अयान की तरफ बढ़ा। वो तेजी से अयान की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो करीब आया अयान ने उसकी गर्दन पकड़ ली और झटके से नीचे गिरा दिया। बाकी सब एक पल को रुक गए। अयान की आंखों की ज्वाला और उसके चेहरे की कठोरता किसी तूफान से कम नहीं थी। फिर जो हुआ वो तूफान ही था। अयान ने बिना एक पल गंवाए तीनों पर टूट पड़ा। किसी की छाती में घुसा, किसी का कंधा पकड़कर उसे कार से दे मारा। हर बार उसके गुस्से का इजहार था। आलिया बेहोश थी, लेकिन उसकी आंखें कभी खुलती तो कभी बंद होती। वो अयान को इनसे लड़ते हुए देख रही थी और खुद को कोस रही थी कि वो कितनी गलत थी। कुछ ही मिनटों में वहां पड़े डीडी के आदमी दर्द से कराह रहे थे। अयान ने उन्हें खून में लथपथ छोड़कर आलिया को कार में डाला और गाड़ी स्टार्ट कर दी। अयान के पास आलिया को बचाने की एक बड़ी वजह और भी थी। वो उदयपुर में हुई झूठी किडनैपिंग के बारे में जानना चाहता था, जो सिर्फ आलिया ही बता सकती थी। आज का दिन तो डीडी के लिए भी खुशी का था, लेकिन अयान ने उसे मातम में बदल दिया था। डीडी का जहाज डूब चुके थे, फाइल चोरी हो गई थी, उसके हाथ खाली थे, उसे चारों तरफ से धोखा मिला था, लेकिन अभी एक धक्का और खाना बाकी था। अब क्या? कैसे संभालूं इस सब को? कैसे सबक सिखाऊं उस लड़के को? डीडी ये सब सोच ही रही थी कि तभी ट्रर ट्रर स्टाफ में दरवाज़ा खोला। कमिश्नर मालिनी त्रिपाठी अंदर दाखिल हुई, सीधी गरिमा में चाल और आंखों में बरसों की तपिश, जो आज बस फूट पड़ने को थी। डीडी की नज़रें मालिनी से मिलीं और वो सब समझ गईं। मालिनी ने धीमे लेकिन नपे तुले लहजे में कहा, डीडी, खेल खत्म हो गया है, तुम्हारे लिए गिरफ्तारी का वारंट है।
और इस बार सबूत भी हैं। डीडी की आंखें सिकुड़ गईं। कौन सा सबूत? वो फुसफुसाए। मालिनी ने एक फोल्डर बढ़ाते हुए डीडी को पकड़ा दिया। ये देखकर डीडी के चेहरे से जैसे सारा रंग उड़ गया। वो फाइल को देखती रही और फिर उसे खोलते ही उसके होंठ थरथराने लगे। वो कॉपी, वही गारंटी, उसी पर उसका साइन, ये वही पेपर्स थे जो उसने अयान को गारंटी के नाम पर दिए थे। उसने धोखा दिया, एक और धोखा, डीडी फुसफुसाए। मालिनी ने एक कदम और बढ़ाते हुए कहा, न्याय धीमा हो सकता है डीडी, लेकिन आता जरूर है। डीडी अब कुर्सी पर बैठ गई। उसका घमंड टूट रहा था, उसकी आंखों में मातम था, लेकिन चेहरा अब भी पत्थर की तरह सख्त। फिर मालिनी ने हथकड़ियां चमकाते हुए निकाला और डीडी को लगा दी। ले जाओ इसे और यहाँ जितने भी मौजूद है सबको जेल में डालो, ये जगह सील करो, मालिनी ने अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए कहा। वो इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी और आज फाइनली वो आ ही गया। और ये सब अयान की वजह से हुआ है, जिसके लिए मालिनी उसकी शुक्रगुजार थी। डीडी का अंत शुरू हो चुका था। उसमें सोच भी नहीं था कि उस चिलकुट लड़के की वजह से उसे ये दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन उसकी आंखों में अब भी बदले की चमक थी, क्योंकि डीडी थी हार मानने वालों में नहीं। डीडी जेल जा चुकी थी। अयान ने मायरा को लंदन शिफ्ट करवा दिया था। आलिया को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था, लेकिन अभी उसकी हालत नहीं थी कि वो कुछ बता सके। जिस काम को अंजाम देने के लिए मैंने 6 दिन की मोहलत अपने परिवार से मांगी थी वो फाइनली आज हुआ है। मैं खुश हूँ, बहुत खुश, अयान ने कार ड्राइव करते हुए खुद से कहा। रात होने वाली थी। एक तरफ अयान जो शादी के लिए वक्त पर पहुंचने के लिए निकल पड़ा था, तो दूसरी ओर मीरा अपने घर की चौखट पर खड़ी थी। वो अपने मामा जी को लेने आई थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उसका कलेजा बाहर आ गया। मामा जी, मीरा चिल्लाए। क्या हुआ था उसके मामा जी को? क्या वो उन्हें मना कर अपनी शादी में ले जा पाएगी? क्या अयान की सारी मुश्किलें हल हो गई थी? लेकिन रानव का क्या, जो उसकी शादी को तुड़वाने के लिए किसी एक मौके की तलाश में है? क्या वो मौका मीरा ने होटल से बिना किसी को बताए निकलकर उसे दे दिया था? क्या आज ये शादी संपन्न होगी? एपिसोड 103 द वीडियो। मीरा जैसे ही अपने मामा को लेने उनके घर पहुंची, उसके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने का दृश्य देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। उसके मामा एक पुराने सोफे पर अधलेटे से बैठे थे। उनके हाथों पर पट्टियां बंधी हुई थीं, जिनसे हल्का खून रिस रहा था। उनके चेहरे पर थकान और दर्द की झलक साफ दिख रही थी। पास ही जमीन पर घुटनों के बल बैठी एक लड़की बहुत एहतियात से उनके जख्मों पर मरहम लगा रही थी। उसकी आंखों में फिक्र और उसकी हर हरकत में एक अजीब सी नरमी थी। मीरा की धड़कन तेज हो गई। वह घबरा कर बोली, मामा जी ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? उस लड़की ने धीरे से मीरा की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उसने नर्म आवाज में कहा, परेशान मत होइए, कुछ खास नहीं है। रास्ते में चक्कर आ गए थे, गिर पड़े थे। मैंने इन्हें सड़क पर देखा तो घर तक छोड़ने आ गई, पर यहाँ कोई नहीं था, इसलिए मरहम भी लगा रही हूँ। मीरा थोड़ा हैरान हुई। उसकी नज़र लड़की के चेहरे पर टिक गई। मासूम सा चेहरा, गहरी आंखें, हल्के खुले बाल और बहुत सादा पहनावा, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी रूहानी सुकून था। मीरा ने धीमे से पूछा, आप कौन हैं? लड़की हल्के से मुस्कुराए और जवाब दिया, मेरा नाम मायरा है और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ। मायरा ने जवाब दिया। मायरा लंदन नहीं गई थी। उसमें लंदन से एडमिशन कैंसिल करवा लिया था और उन पैसों से मुंबई में ही अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी, और अब वो एक गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। मायरा, जिसने डीडी माफिया और उसके ग्रुप को दुनिया के सामने लाने की कसम खाई थी, जो उसका जीने का वाहिद मकसद था, वो ये सब छोड़कर कैसे यहाँ से जा सकती थी? लेकिन अभी डीडी की गिरफ्तारी से अंजाम थी। आपने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, मीरा ने मायरा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मायरा ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा। ये पहली बार था जो मीरा और मायरा एक दूसरे से मिल रही थी। देखकर लगता है आज आपकी शादी है, मायरा ने उसके हाथों को देखते हुए बोला। हाँ, और मैं इसीलिए यहाँ आई थी। ये कहते हुए वो अपने मामा शंभू के कदमों में बैठ गई। प्लीज़ मामा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको लेने आई हूँ। मेरी शादी में आप नहीं होंगे तो अधूरा लगने लगेगा सब कुछ। उसकी आंखों में आंसू थे, साथ ही शंभू जी की आंखें भी भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से मीरा का हाथ थामा और गले से लगाकर कहा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए मीरा, बीच रास्ते में तेरा साथ छोड़ दिया, उस पंकज के साथ तेरा रिश्ता जोड़ दिया, पर अब मुझे समझ आ गया है कि जो लड़का तूने अपने लिए चुना है उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। फाइनली मामा जी की आंखें खुल गई थीं। ये सुनकर मीरा फूटकर रोने लगी।
ये सब देखकर मायरा का दिल भी भर आया था। बेटी, तू न होती तो शायद आज मैं जिंदा भी न होता, तेरा बहुत एहसान है मुझ पर। चल, अब तू भी हमारे साथ चले, शंभूजी ने मायरा को देखते हुए कहा। मायरा चौंकी। मैं? शंभूजी ने स्नेह से कहा। हाँ, तू मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं, चल बेटी, अब तू मेरी बेटी जैसी है। हाँ मामा जी सही कह रहे हैं, तुमने हमारे लिए इतना किया है, इसके बदले में तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करना चाहती हूँ, प्लीज़ इनकार मत करना, मीरा ने मायरा का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन मायरा ने विनम्रता के साथ मना किया। एक्चुअली आज तुम्हारी तरह मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है। मैंने आज अपना AIBE का फॉर्म रजिस्टर्ड कर दिया है। बस उसी का थोड़ा काम है, मुझे उसे निपटना है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। मायरा का 5 ईयर लॉ कोर्स कंप्लीटेड हो गया था और अब उसे AIBE की परीक्षा देनी थी ताकि वो किसी सीनियर वकील के अधीन काम कर सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। अरे तो क्या हुआ, जब रजिस्टर्ड हो गया है तो क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी सारे काम ऑनलाइन होते हैं, मीरा ने मायरा की तरफ देखते हुए कहा। मीरा की बात तो सही थी। दरअसल मायरा किसी भी शादी को अटेंड करने के मूड में नहीं थी, इसके बहाना बना रही थी। हाँ पर कुछ नहीं, तुम हमारे साथ चल रही हो, मीरा ने मायरा को बीच में रोकते हुए कहा। तुम चलोगी तो हमें अच्छा लगेगा, शंभू ने मायरा के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। इनकी आंखों में पिता का प्यार था जिसे देखकर मायरा अब इनकार नहीं कर पाए। ठीक है, मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों कार में बैठकर निकला चुके थे, लेकिन मायरा इस बात से बिल्कुल अनजना थी कि वो जिसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती वो उसी की शादी में मेहमान बनकर जा रही है। थोड़ी देर में कार होटल के सामने आकर रुकी। हल्की सी ब्रेक की आवाज़ के साथ गाड़ी थमी और दरवाज़ा खुलते ही एक पल के लिए जैसे वक्त ठहर गया। मायरा, मीरा और शंभू तीनों उतरे। चारों ओर शादी के शोर, सजावट की चमक और लोगों की हलचल थी, लेकिन इन सब के बीच मायरा का दिल न जाने क्यों बेचैन था। उसके कदम धीरे धीरे होटल की ओर बढ़ रहे थे, पर हर कदम के साथ एक अजीब सी घबराहट उसके भीतर घर कर रही थी। होटल के अंदर पहुंचकर मीरा उसे सीधे अपने कमरे में ले गई। कमरा सजावट से भरा था, सफ़ेद फूल, हल्का गुलाबी पर्दा और एक कोने में रखा लाल जोड़ा जैसे पूरे कमरे की रौनक बन गया था। मीरा अब दुल्हन बनने जा रही थी। उसे प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट तैयार कर रही थी। मीरा ने मायरा को भी एक सुंदर सूट दे दिया था। वो हल्के गुलाबी रंग का सूट पहन चुकी थी। उसने बालों को ढीले जूड़े में बांधा और कानों में छोटे से झुमके पहने। मेकअप आर्टिस्ट की एक असिस्टेंट ने जब उससे पूछा, मैम आपको भी हल्का मेकअप कर दूं? तो मायरा ने विनम्रता से मना कर दिया, नहीं, बस इतना काफ़ी है। फिर वो मीरा की मदद करने लगी, कभी उसकी दुपट्टे की पिन सही करती तो कभी मांग टीका पकड़ाती। मायरा को ज़रा भी अंदाजा नहीं था कि वो अयान की दुल्हन को तैयार कर रही है। दूसरी तरफ सत्येंद्र अयान को तैयार के रहे थे। अयान सफ़ेद शेरवानी में किसी शहजादे की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन आंखों में कहीं एक हल्की सी बेचैनी भी थी। सत्येंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें देखकर आज अपनी शादी के दिनों की याद आ गई। अयान हल्का मुस्कुराया। तभी सत्येंद्र का फ़ोन बजा। मीनाक्षी कॉल कर रही थी। सत्येंद्र ने कॉल रिसीव की, कुछ पल सुना और फिर अयान से बोले, मैं ज़रा एक ज़रूरी काम से आता हूँ, कहकर वो तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गए। मीनाक्षी ने उन्हें एक कमरे में बुलाया था जहाँ पहले से ही शक्ति सिंह अरोड़ा, राजीव और हेमंत बैठे थे। माहौल गंभीर था, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी छाई हो। जैसे ही सत्येंद्र वहां पहुंचे, मीनाक्षी ने चिल्लाते हुए कहा, भाई साहब, आपके बेटे ने डीडी को अरेस्ट करवा दिया है। ये सुनते ही सत्येंद्र की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। उनका चेहरा सख्त हो गया, होंठ कस गए और मुट्ठियां भींच गईं। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला, गहरी सांस ली और बोले, अभी अयान से कोई कुछ नहीं कहेगा, शादी निपट जाने दो, फिर बैठकर बात करेंगे। कमरे में मौजूद सभी लोग चिंता और गुस्से के बीच उलझे थे। डीडी की गिरफ्तारी सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी, वो एक बड़ा मोर्चा था जो अयान ने बिना किसी सलाह मशवरे के अकेले ही खोल दिया था। शक्ति सिंह कुर्सी की बांह पर उंगलियां थपथपा रहे थे, राजीव चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे और हेमंत के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। सभी के दिल में एक सवाल था कि अब आगे क्या होगा। राजीव जो रूम से बाहर निकले ही थे, उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और चिंता भी। डीडी की गिरफ्तारी ने जैसे सभी की नसों को तना हुआ बना दिया था। वे गैलरी की ओर बढ़ ही रहे थे कि उनकी नज़र एक कोने पर पड़ी, जहां एक लड़की हल्की सी रोशनी में अकेली खड़ी थी। वो रिद्धिमा थी, चेहरे पर बिखरे आंसू, आंखों में पछतावे का तूफान और दिल में एक अधूरा रिश्ता जिसे अब शायद कभी नाम नहीं मिलेगा। उसके कांपते कंधे और सिसकियों की आवाज़ थी। राजीव रुक गए।
पहले कुछ पल वो उसे चुपचाप देखते रहे, फिर धीरे से पास आए और नर्म आवाज में पूछा, रिद्धिमा, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? रिद्धिमा ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, नाक सिकुड़ी हुई और होंठ कांप रहे थे। राजीव की आवाज में अपनापन था, इसलिए उससे रहा नहीं गया। वो और जोर से रोने लगी। अयान के परिवार में रिद्धिमा सबसे ज्यादा राजीव के करीब थी। अयान ने एक लड़की को अपने साथ विला में रखा है, ये बता भी उन सबसे पहले राजीव को बताई थी। अंकल, मैं अयान से बहुत प्यार करती हूँ और आज वो किसी और का होने जा रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा है, रिद्धिमा ने रोते हुए कहा। राजीव इसकी बातें सुन रहे थे और मन ही मन कह रहे थे, कितनी बेवकूफ़ लड़की है जिसे इसकी ज़रा भी परवाह नहीं, उसके लिए आंसू बहा रही है। अंकल, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये शादी रुक जाए? ये सुनते ही राजीव की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। उनके अंदर छुपी हुई पीड़ा और अपमान की चिंगारी जैसे किसी ने हवा दे दी हो। अयान ने उन्हें कंपनी से निकाला था, बेइज्जती की थी, और आज उसके अतीत से ही एक ऐसा मोहरा सामने खड़ा था जो खुद उसकी शादी तोड़ना चाहती थी। राजीव ने गंभीरता से रिद्धिमा की आंखों में देखा और एक पल को सोचते हुए मुस्कराए, फिर एक चालाक धीमी मुस्कान बोले, ठीक है, हम कुछ करते हैं, पर याद रखो, अब पीछे नहीं हटना, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। रिद्धिमा ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। लेकिन अब ये करने क्या वाले थे? मायरा मीरा को तैयार करने में ऐसे लगी थी जैसे दोनों एक दूसरे की कितने टाइम से जानती हों। तभी मायरा का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने एक नज़र मीरा पर डाली और चुपचाप कमरे के कोने में चली गई, जहां हल्का पर्दा लटका था। उसने धीरे से कॉल रिसीव किया। हेलो। उधर से गंभीर आवाज़ आई, ये सुरेश थे, जो बार काउंसिल में एक सीनियर ऑफिसर थे। मायरा जी, मुझे अफसोस है बताने में, लेकिन आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। आपके खिलाफ एक क्रिमिनल केस दर्ज है। जब तक आप खुद को इन इल्ज़ामों से बरी नहीं करवा लेती, आप AIBE में बैठने की पात्र नहीं हैं, और न ही आपको एडवोकेट की मान्यता दी जा सकती है। उनके शब्दों ने मायरा की पूरी दुनिया हिला दी। उसके हाथ से मोबाइल फिसलते फिसलते बचा। उसके होंठों से आवाज़ नहीं निकली, मानो जुबान तालू से चिपक गई हो। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और आंखों में अचानक नमी उतर आई। क्रिमिनल केस? लेकिन मैंने तो, वो बुदबुदाई। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके जहन में डीडी का चेहरा घूम गया, वही औरत जिसने उसे अपने मकर जाल में फंसाने की बार बार कोशिश की थी। नहीं, मैंने डीडी के किसी काम को अंजाम नहीं दिया था, फिर ये केस कैसे? वो बड़बड़ा रही थी लेकिन कॉल कर चुकी थी। उसका दिमाग घूम रहा था। उसका दम घुटने लगा था। वो दीवार से टिक गई, जैसे अगर उसने खुद को न थामा होता तो गिर पड़ती। अंदर मीरा की हंसी की आवाज़ आ रही थी, लेकिन मायरा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। उसकी मेहनत, उसकी पहचान, उसका सपना, सब कुछ जैसे किसी ने रेत की तरह मुट्ठी से छीन लिया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कहकर उसने खुद को संभला और दोबारा सुरेश का नंबर डायल किया। इस बार मायरा के लहजे में सख्ती थी और हिम्मत भी, जैसे उसे किसी झूठे केस में फंसाया जा रहा है। सर, मेरा जुर्म क्या है? मायरा ने कड़क अंदाज में बोला। ये सुनकर सुरेश भी भड़क उठे और बोले, क्या बात है, तुम लोगों को जुर्म करने के बाद याद भी नहीं रहता कि जुर्म किया क्या था? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे जुर्म बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। ये कहकर उन्होंने कॉल कट कर दी और एक वीडियो उसके नंबर पर भेज दिया। जैसे ही मायरा ने वो वीडियो देखा, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, माया के थरथराते होठों से मुश्किल से निकला, और हाथों से फ़ोन छूट गया। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। उसने टेबल को कसकर पकड़ लिया, तभी उसकी नज़र सामान में रखे ब्लेड पर पड़ी। उसने बिना सोचे समझे उठाया और अपनी कलाई की नस काट ली। खून की धार जैसे उसके टूटे हुए ख्वाबों की गवाही दे रही थी। वो निढाल होकर ज़मीन पर गिर गई। उसकी गुलाबी ड्रेस पर लाल छींटे फैलते जा रहे थे। कमरे में मीरा के अलावा कोई नहीं था। उससे पीछे से किसी के गिरने की आवाज़ आई। वो मुड़ी, तभी उसकी नज़र मायरा पर गई। मायरा! मीरा चीख पड़ी। वो दौड़कर मायरा के पास पहुंची। उसके हाथ से बहता खून, बगल में गिरा फ़ोन और उस पर चलता हुआ वही वीडियो देखकर मीरा की सांसें अटक गईं। उसने वीडियो देखा, और जो उसने देखा वो उसकी सोच से परे था। आखिर क्या था वीडियो में? क्या मीरा मायरा को बचा पाएगी? क्या इसकी खबर अयान तक पहुंच पाएगी? राजीव और रिद्धिमा शादी को रोकने के लिए क्या करने वाले हैं? एपिसोड 104, मेरा इश्क है या कोई तमाशा। मीरा बुरी तरह कांपती हुई जमीन पर बैठ गई मायरा के पास, जिसकी कलाई से लहू बह रहा था और चेहरे पर बेजान सा सन्नाटा छाया था। उसके बिल्कुल पास फ़ोन ज़मीन पर गिरा हुआ था, जिसमें अभी भी वही वीडियो चल रहा था, जिसे देखकर मीरा की रूह तक कांप गई।
वीडियो में था अयान और मायरा जिसने लाल गाउन पहना हुआ था, घबराई हुई, आंखों में डर समाया था। अयान उसका हाथ कसकर पकड़कर जबरन सीढ़ियों से नीचे की ओर ले जा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें थीं और मायरा बेबस, लड़खड़ाते कदमों से पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। मीरा की आंखों में यकीन का बांध टूट चुका था। जिस इंसान को उसने हमेशा सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझा था, वही उसके सामने एक अलग रूप में था। ये वीडियो ट्रिलक्स सुपर क्लब का था जब अयान मायरा को पुलिस के हवाले करने के लिए ले जा रहा था। लेकिन वो विरोध कर रही थी। बहुत अजीब बात थी, जब अयान ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए इस वीडियो को ढूंढा था तब दीदी ने रिपोर्ट बदलकर और अयान के परिवार ने सीसीटीवी से वीडियो फोटो सब हटा दिए थे। लेकिन ये वीडियो उन लोगों ने बनाया था जो उस पार्टी में शामिल थे। तब ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया था। और जब मायरा ने अपना फॉर्म रजिस्टर्ड किया और उसे चेक किया गया तो सुरेश को ये वीडियो मिला। इसके बाद उन्होंने इसकी जांच की तो पता चला कि मायरा ने एक शरीफ लड़के जिसका नाम अयान है उस पर अपनी झूठी किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगाया था। दीदी ने रिपोर्ट बाद में चेंज करवाए थे। अयान ने रिपोर्ट पहले ही दर्ज करा दी थी और फिर वापस उसे लिया भी नहीं था। वो भूल गया था। मायरा पर अयान को झूठे इल्ज़ाम में फंसाने का केस था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और खुद की जान लेने का इरादा बना लिया। मीरा अभी भी मायरा के पास बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो वीडियो देखती कभी मायरा के हाथ से बहते खून को। तभी गेट पर किसी ने दस्तक की। मीरा ने पलट कर देखा, सामने रिद्धिमा खड़ी थी, जो इस शादी को रोकने के लिए अपना आखिरी दाव चलने आई थी। राजीव के कहने पर जब उसने कमरे का दृश्य देखा तो उसके पैरों जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था, मायरा वो भी इस हालत में। ये सब क्या है मीरा? रिद्धिमा ने मीरा के पास आते हुए कहा। तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मीरा ने फ़ोन को छोड़ते हुए कहा। लेकिन रिद्धिमा की तीखी नज़र ने वीडियो देख लिया था और उसने धीरे से राजीव को मैसेज कर दिया ताकि वो भी यहाँ आ जाए। खड़ी क्यों हो? मैंने कहा न डॉक्टर को कॉल करो, मीरा ने चिल्लाते हुए कहा। वो दुल्हन बनी थी और उसने अब मायरा के सर को अपने पैरों पर रखा हुआ था। मीरा के लिए इस वक्त उसकी जान बचाने से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। हाँ मैं बुलाती हूँ, ये कहकर रिद्धिमा ने अपना फ़ोन निकाला, लेकिन डॉक्टर को कॉल नहीं की। वो तो बस राजीव का इंतज़ार कर रही थी। तभी ज़ोर से हाथ मारते हुए राजीव ने गेट खोला और मायरा को देखकर पहचान लिया, ये तो वही लड़की है। फिर उनकी नज़र उस वीडियो पर गई जो अभी भी प्ले हो रहा था। अब राजीव के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आ गया था इस शादी को रोकने का। आखिर इस लड़के ने इस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर ही दी, राजीव ने छाती पीट कर कहा। ये सुनकर मीरा के कान खड़े हो गए। ये आप क्या कह रहे हैं फूफा जी? मीरा ने सवालों भरी नज़रों से राजीव से पूछा। क्या बताओ बेटा अयान की करतूतें? ये कहते हुए राजीव रुक गए। वो चाहते थे कि मीरा खुद उनसे आगे की बात पूछे। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरी शादी हो रही है अयान से, सच जानने का हक है मेरा, मीरा ने लगभग झुंझलाते हुए कहा। सच ये है कि अयान इस लड़की के पीछे पड़ा था, कई दिनों तक इसे अपने विला में कैद भी कर रखा था, वो भी बिना किसी को बताए। ये सुनकर मीरा की सांसें थम गई, लेकिन राजीव की बात पूरी नहीं हुई थी। वो तो रिद्धिमा थी जिसने हमें ये सच बताया और हमने इस लड़की को अयान की कैद से आज़ाद किया। आखिर रिद्धिमा भी अयान का शिकार बनी थी, इसलिए वो इस लड़की का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती थी। ये बातें सुनकर तो रिद्धिमा का कलेजा खुशी के मारे बाहर आ रहा था। इस वक्त वो राजीव की जितनी तारीफ करती कम पड़ती। क्या दिमाग चलाया है फीफा जी? राजीव मीरा को अयान के खिलाफ पूरी तरह भड़का चुके थे, वो भी सबूतों के साथ। क्योंकि वो जानते थे मीरा एक लॉयल और आत्मसम्मान वाली लड़की है। वो कभी ऐसे लड़के से शादी नहीं करेगी जिसके कैरेक्टर इतना खराब हो। मीरा के दिल को अब अयान से नफरत हो रही थी। उसे मायरा को हालत देखकर तरस आ रहा था और खुद पर गुस्सा कि उसने कैसे लड़के से प्यार किया। मीरा को सब याद आ रहा था, अयान का बार बार गायब होना, उससे वादे करके नहीं निभाना, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो मेरे साथ होकर भी मेरा नहीं था। मीरा अपना खामोश बैठी थी। उसकी निगाहें सिर्फ उस वीडियो को देख रही थी। उसके होंठ भी नहीं हिल रहे थे, सिर्फ आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। इसका खून बहुत बह गया है, लगता है इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, रिद्धिमा ने मीरा की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अंकल इस हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है वरना ये मर जाएगी, अब रिद्धिमा ने राजीव की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है मैं इसे लेकर जाता हूँ, तुम मीरा के पास रहो, राजीव ने कहा और एक स्टाफ की मदद से मायरा को उठाकर ले गए। मीरा उसे जाते हुए देख रही थी पर कुछ नहीं कर रही थी, न बोल रही थी न को रिएक्ट कर रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसका दिल कर रहा था कि वो भी अपनी हाथ की नस काटकर खुद को खत्म कर ले। राजीव ने जाते हुए रिद्धिमा को इशारा कर दिया था कि आगे का काम अब उसे देखना है, जिसे वो समझ गई थी।
मीरा, क्या तुम अब भी अयान से शादी करोगी? रिद्धिमा ने मीरा के पास आकर बोला। उसने एक नहीं दो नहीं न जाने कितनी जिंदगी बर्बाद की है, वो बोलती जा रही थी। पहले मेरी फिर मायरा की और अब तुम्हारी और आगे ना जाने किसके साथ क्या करेगा, पर मीरा अब भी खामोश थी। राजीव ने मायरा को हॉस्पिटल शिफ्ट तो का कर दिया, लेकिन उनके इरादे ठीक नहीं थे। वो बस मायरा को तब तक जिंदा रखना चाहते थे जब तक अयान जेल नहीं चला जाता। उसके बाद वो मायरा के क्या करेंगे ये तो वही जानते थे। एक तरफ मीरा शोक में डूबी थी तो दूसरी तरफ अयान शेरवानी और साफे में बेहद रॉयल और आत्मविश्वास के साथ मंडप तक पहुंच गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच वह मंडप में पहुंचा, जहां चारों ओर शादी की रौनक बिखरी थी। फूलों की सजावट, मंडप की चमक और मेहमानों की चहलकदमी के बीच वीना हर चीज पर पैनी नजर रख रही थी। क्या बात है ब्रो, आज तो कमाल लग रहे हो, युवी ने अयान को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, जिस पर वो शर्मा गया। अब नजर मत लगा देने मेरे बेटे को, वीना ने अयान के गालों पर हाथ फेरते हुए कहा। अरे तारीफ ही तो कर रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सरला ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। इसकी बात पर वीना कुछ कहती इससे पहले अयान बोल पड़ा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हक है मुझे छेड़ने का। मीनाक्षी साइड में खड़ी थी, ऐसा लग रहा था उसे इन सब से कोई मतलब नहीं है। वो राजीव को ढूंढ रही थीं, पर वो इन्हें कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अब वीना ने एक बार घड़ी देखी, फिर हल्का सा माथा सिकोड़कर मीरा की मामी लीला की ओर देखा। लीला जी, वीना ने नज़दीक आकर धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। पंडित जी मुहूर्त का समय बता चुके हैं, आप जाकर मीरा को लेकर आइए। उन्होंने हाँ में सर हिला दिया और जाने लगी, तभी एक आवाज़ में सभी को अपनी ओर खींच लिया। मिस्टर अयान सिंह अरोड़ा। ये आवाज़ जैसे किसी तूफान की तरह मंडप में गूंजी। दरवाजे पर खड़ा था इंस्पेक्टर बलराज चौहान। ऊंची कदकाठी, तीखा चेहरा और आंखों में ऐसा गुस्सा जैसे खुद इंसाफ उतर आया हो। उनके पीछे 2 कांस्टेबल थे, सबके हाथों में वॉर्ड था। उन्होंने एक नज़र अयान पर डाली, जो मंडप में शेरवानी पहने स्तब्ध खड़ा था। हम आपको एक लड़की को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में गिरफ्तार करने आए हैं। ये सुनकर आयना के आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था को डीडी तो जेल गई, फिर ये बेहुदा हरकत को किसने है? ये बात सुनकर वहां मौजूद मेहमानों के बीच हलचल मच गई। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। क्या कहा उसने? अयान ने क्या किसी को? ये कैसे हो सकता है? वीना और सत्येंद्र तुरंत आगे आए। सत्येंद्र ने गुस्से को जब्त करते हुए संयम से कहा, इंस्पेक्टर साहब, शायद आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हमारा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। आज उसकी शादी है, मेहरबानी करके इस पवित्र अवसर को खराब न करें। जहां सत्येंद्र बात संभालने की कोशिश कर रहे थे, वहीं वीना ने कड़क आवाज में कहा, हम आपके साथ पूरी जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। चारों तरफ मीडिया। आपकी इस हरकत की वजह से हमारी शान और शौकत को ठेस पहुंच सकती है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन इंस्पेक्टर बलराज की आंखें डर से कोसों दूर थीं। हमें सिर्फ अपना काम करना है, चाहे शादी हो या मातम, कानून के लिए सब बराबर है। अयान सिंह अरोड़ा को हमारे साथ चलना होगा। बलराज, जो अभी हाल ही में शहर में तैनात हुआ था, किसी की रसूख या दौलत से प्रभावित होने वालों में से नहीं था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि सामने अरोड़ा खानदान खड़ा है या कोई आम आदमी। उसके लिए सिर्फ इंसाफ मायने रखता था। सत्येंद्र की विनती और वीना का घमंड से उनके चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि बलराज इनकी बेइज्जती कर रहे थे। ये देखकर अयान का खून खौल उठा। मंडप की सीढ़ियों से तेजी से उतरते हुए वो सीधे बलराज के सामने आ गया। उसकी आंखों में आग थी और आवाज में तड़प। किसने की ये कंप्लेंट? उसने गुस्से से पूछा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। वो जानना चाहता हो कि अब कौन है जो उसे मिटाने के सपने देखने आया है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और हाथ की मुट्ठियां कस चुकी थीं। बलराज कुछ कहता, उससे पहले ही उसके पीछे से एक लड़की धीमे कदमों से आगे आई और बोली, मैंने की है कंप्लेंट। वो कोई और नहीं, मीरा थी। मीरा दुल्हन बनी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले वाली मुस्कान नहीं थी। वो नफरत में बदल गई थी। मीरा की आवाज़ हल्की थी, मगर उसमें ऐसा तूफान था जिसने अयान की रूह को हिला दिया। अयान की सांसें थम गईं। उसका चेहरा पलक झपकते ही बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसके होंठ खुले के खुले रह गए, मगर बोल न सके। पैर जैसे जमीन में धंस गए, शरीर ढीला पड़ गया। वो वहीं खड़ा था, लेकिन अंदर से जैसे टूट गया हो। मीरा की आंखें निडर और गुस्से से अयान को देख रही थी, और अयान को नज़रों में एक बेबसी थी। पल भर पहले जो दुल्हन उसकी होने वाली थी, वही आज उसके खिलाफ खड़ी थी। भीड़ में फुसफुसाहटें तेज हो चुकी थीं।
लेकिन अयान की दुनिया में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी। क्यों मेरे प्यार का तमाशा बना दिया? क्या मीरा अयान को अरेस्ट करवा पाएगी, या उसका परिवार अपनी ताकत से उसे रोक लेगा? अगर ऐसा हुआ तो ये लोग मीरा के साथ क्या करेंगे? क्या अब अयान और मीरा को शादी होगी? क्या अयान उसे माफ़ कर देगा? क्या होगा जब अयान को मायरा की हालत का पता चलेगा? क्या वो सब छोड़कर उसके पास चला जाएगा? राजीव मायरा के साथ क्या करने वाले थे? एपिसोड 105 गिव मी माई फ़ोन। मीरा ने अयान के अगेंस्ट कंप्लेंट करवा दी थी और सबके सामने इस बात कबूल कर लिया था। अयान बस अपना टूटा हुआ दिल लेकर उसे देखे जा रहा था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मीरा ने अयान का कॉलर पकड़ते हुए पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तुमसे घिन आ रही है अयान सिंह अरोड़ा, तुम्हारा कैरेक्टर इतना खराब है मैंने सोचा भी नहीं। मीरा कहते हुए रुकी, उसका सर घूमने लगा था। अयान उसे संभालता इससे पहले वीना ने उसे अपनी तरफ किया और चिल्लाती हुई बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है लड़की। दिखाई दे रहा है सामने कौन है? हाँ दिख रहा है। मीरा की आंख से आंसू के साथ शब्द बाहर आए। ये वो है जो लड़कियों का यूज़ करके उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर करता है। ये वो है जिसने मुझे धोखे में रखा। मीरा को बातों में अयान का दिल बाहर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे पर बह नहीं रहे थे। बस बहुत हो गया, सत्येंद्र ने ऊंची आवाज में बोला। वो मीरा की आवाज़ दबाना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर यहाँ अयान की उस लड़की के साथ विला में रहने वाली बात सामने आ गई तो इज्जत का कचरा बन जाएगा। खबरदार जो अब एक शब्द भी बोला मेरे बेटे के खिलाफ, हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी होने वाली बहू हो। होने वाली थी पर अब नहीं हूँ, मीरा ने सत्येंद्र को बीच में रोकते हुए बोला। मैं मीरा शर्मा आज इसी वक्त अयान सिंह अरोड़ा से अपने सारे रिश्ते खत्म करती हूँ, मीरा ने कहा और अपनी हाथ की चूड़ियाँ उतार कर अयान पर फेंक दी। चूड़ियाँ उसकी छाती से टकरा कर जमीन पर टूट गई। पागल हो गई है क्या? लीला ने मीरा को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। ये क्या कर रही है? जानती है न एक बार जिस लड़की की शादी भरे मंडप में टूट जाए उसे घर बैठाना कितना भारी पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। मीरा ने लीला का कोई जवाब नहीं दिया। शंभू को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बस हैरानी से मीरा को देख रहे थे। अब अगर फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो चले मिस्टर अयान सिंह अरोड़ा, बलराज ने कड़क अंदाज में कहा। बलराज ने अयान की ओर बढ़ते हुए कहा, अब तो सबूत भी है मेरे पास है, उन्होंने मीरा की तरफ इशारा करते हुए कहा। तभी वीना सिंह तेज कदमों से आगे बढ़ी और बलराज के सामने आ खड़ी हुई। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आप शायद नहीं जानते कि ये कौन है। मेरा बेटा है, अरोड़ा ग्रुप का सीईओ, इतनी आसानी से आप इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सुनकर मीरा चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सा सूनापन था और उसके आसपास खड़े अयान के परिवार वाले उसे नफरत की निगाहों से घूर रहे थे जैसे वो कोई गुनहगार हो। इसी ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, सरला ने फुसफुसाया। कितनी चालाक लड़की है, सच बताओ तुमसे ये सब करने के लिए किसने कहा और कितने पैसे मिले तुम्हें इस काम के? मीनाक्षी ने मीरा का बाजू जोर से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला। आह, मीरा दर्द से कह रहे। इस आवाज़ ने अयान तक को हिला दिया और उसने कदम आगे बढ़ाया। मीनाक्षी का हाथ मीरा के बाजू से अलग किया और सख्त आवाज में बोला, कोई मीरा को कुछ नहीं कहेगा। ये देख मीरा हैरान थी, लेकिन अयान उसे बिना देखे बलराज की तरफ गया और बोला, चलिए इंस्पेक्टर साहब। बलराज के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आई और उन्होंने अयान को हथकड़ी लगा दी। बहुत अजीब बात थी, अयान किसी के जुर्म के नाम का मुजरिम बन गया था, लेकिन वो है कौन उसे इस बात को जानने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। अयान को नहीं पता था कि वो मायरा की वजह से जेल जा रहा है, और न ही उसने जानने की कोशिश की। अब अयान जा चुका था। मीरा भी अपने कमरे में भागती हुई गई और गेट लॉक करके बेतहाशा रोने लगी। जेल में पुलिस वालों ने अयान को अंदर ले जाना चाहा, तभी सामने से एक दबंग आवाज़ गूंजी, रुक जाए बलराज साहब। बलराज चौहान ने पलट कर देखा, सामने अरोड़ा ग्रुप का पर्सनल वकील मिस्टर करण जोशी एक हाथ में बेल के कागज़ और दूसरे में स्टे ऑर्डर थामे खड़ा था। उसके पीछे खुद सत्येंद्र अरोड़ा एक शेर की तरह सीना चौड़ा किए मुस्कराते हुए खड़े थे। करण ने गरजती आवाज़ में कहा, इंस्पेक्टर बलराज, अयान सिंह अरोड़ा को आप जेल में नहीं डाल सकते। ये रहे बेल के कागजात, हाई कोर्ट से अप्रूव। और ये देखिए, स्टे ऑर्डर, केस की अगली सुनवाई तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वो कागजात उसने एक झटके में बलराज के सामने फेंक दिए। पेपर उसके मुंह के बिल्कुल पास आकर लहराए और नीचे गिर पड़े। बलराज को समझ नहीं आ रहा था कि रात के 2 बजे हाई कोर्ट से अप्रूवल कैसे मिल सकता है। ये अभी अरोड़ा को ताकत से वाकिफ नहीं थे। वो तिलमिला कर रह गया। सत्येंद्र ने मुस्कराते हुए कहा,
हमारे बेटों को यूं सड़क छाप ड्रामों में घसीटना इतना आसान नहीं है बलराज साहब, हमसे मत उलझिएगा वरना खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सत्येंद्र ने आगे बढ़कर अयान के कंधे पर हाथ रखा। चलो बेटा। अयान का चेहरा शांत था लेकिन आंखों में जलता हुआ दर्द और अपमान साफ झलक रहा था। वो चुपचाप उनके साथ जा रहा था, तभी उसकी नज़र उस टेबल पर रखे फर पर पड़ी जो आधी मुड़ी हुई थी। उसने उठाकर देखा और जैसे ही उसकी आंखें उस कागज़ की स्याही से लिखी इबारत पर पड़ीं, उसकी सांसें थमसी गईं। आरोपी अयान सिंह अरोड़ा। कारण मायरा राठौड़ को आत्महत्या के लिए मजबूर करना। मायरा सुसाइड। अयान के होठों से जैसे फुसफुसाहट निकली और उसी क्षण उसकी आंखें फैल गईं। वो एक पल को जैसे सुन्न रह गया। उसके हाथ से फर फिसलते फिसलते बमुश्किल संभली। अयान को अब जाकर पता चला था कि मायरा ने सुसाइड किया है, पर क्यों? ये सोचते हुए वो एक झटके से पीछे मुड़ा और बिना किसी की ओर देखे तेजी से बाहर निकल गया। बलराज, सत्येंद्र, करण सब उसे जाते हुए देखते ही रह गए। वो सीधे अपनी कार में बैठा, स्टार्ट किया और एक्सीलरेटर पर जोर दे दिया। टायर्स जमीन पर चरमराए। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मायरा? वो बड़बड़ा रहा था, उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों में नमी थी। उसे अब सिर्फ मायरा को फिक्र सता रही थी। गाड़ी सीधा हॉस्पिटल पर आकर रुकी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के आईसीयू रूम में राजीव धीमे कदमों से आया। मायरा बेहोश बिस्तर पर लेटी थी। राजीव ने जेब से कुछ नोट निकाले और पास खड़ी नर्स की हथेली में चुपके से रख दिए। फिर फुसफुसा कर कहा, गवाही देने तक जिंदा नहीं बचनी चाहिए, समझी? और वो बिना पीछे देखे कमरे से निकल गया। नर्स मायरा के पास आकर झुकी और कुछ करने ही वाली थी कि तभी दरवाज़ा खुला। एक झोंके की तरह अयान अंदर दाखिल हुआ। भीगी आंखों और कांपते दिल के साथ वो बस मायरा को देखता रहा। अयान को उस नस का ख्याल तक नहीं आया, लेकिन नज़ में अयान को देख किया था। वो धीरे से कमरे से खिसक गई। अब कमरे में बस मायरा थी और अयान। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ा, उसके बेजान से चेहरे को देखा। आंखें बंद थीं, सांसें धीमी मगर चल रही थीं। अयान उसके सिरहाने बैठ गया, धीरे से कांपता हाथ उसके माथे पर रखे, जैसे उसके जख्मों को खुद महसूस करना चाहता हो। आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया मायरा? अयान ने भारी आवाज में कहा। अयान जानता था कि मायरा मुंबई छोड़कर नहीं गई है। उसकी नज़र मायरा के हर कदम पर थी। आखिर वो अपने उस वादे को निभाने के लिए कुछ भी कर सकता था जो उसने मायरा से किया था। इसलिए मायरा पर निगरानी रखे हुआ था। लेकिन उसने मायरा से लंदन ना जाने की वजह नहीं पूछी, उससे कोई सवाल नहीं किया, और अगर करता भी तो शायद उसे जवाब में मिलता। क्योंकि अयान ने जब मायरा के आगे डीडी से फाइल चुराने वाली शर्त रखी थी तो उसे अयान से और ज़्यादा चिढ़ हो गई थी। वो यही समझ रही थी कि अयान कितना सेल्फिश है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लोगों को यूज़ करता है। अयान ने ये शर्त सिर्फ इसलिए रखी थी क्योंकि वो जानता था कि मायरा डीडी के घर में है और वो इस काम को बखूबी अंजाम दे सकती है, और उसने दिया भी, जिसके बदले में अयान ने डीडी को 100 करोड़ की रकम देकर उसे आज़ाद करवा दिया। वो कीमत मायरा के उस काम की थी जिसे उसने अपनी जान पर खेल कर किया था। वैसे भी अगर वो ये काम किसी डिफेक्टिव से करवाता तब भी उसे पैसे देने पड़ते, और शायद वो इतने अच्छे से नहीं करता जितना मायरा ने किया था। लेकिन अब सवाल ये था कि जब वो डीडी की कैद से रिहा हो गई थी और डीडी खुद जेल में थी तो मायरा ने सुसाइड किया क्यों? यही सोचते हुए अयान ने अपनी आंख से बहने वाले आंसू को आने से पहले ही उंगली से उसे साइड किया, क्योंकि जमाना कहता है न मर्द रोते नहीं है, लेकिन झूठ कहता है जमाना। अयान ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया और कुछ कहा, जिस पर उसे जवाब मिला कि रात के 3 बज रहे हैं, आप अभी उनसे नहीं मिल सकते। अयान ने कॉल कट की और मायरा का हाथ पकड़कर उसे देखता रहा, और थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई। हल्की सुबह की रोशनी खिड़की के पर्दे से छनकर अंदर आ रही थी। रात भर की बेचैनी, थकावट और ममत्व अयान के चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो अब भी मायरा के बेड के पास कुर्सी पर बैठा था, उसकी उंगलियां मायरा की हथेलियों को थामे हुए और सिर उसी के पास झुका हुआ, मानो जिंदगी की हर दौर उसी स्पर्श से बंधी हो। सुबह की नमी भरी हवा के झोंके ने कमरे को हल्का सा छुआ, और जैसे ही मायरा की आईलैशेस हिली, उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। पहले तो सब धुंधला सा लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र अयान पर गई, जो उसकी हथेली थामे उसके बेड पर सिर टिकाए सोया था। मायरा को कुछ पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। ये अयान। उसने फौरन सीधी होकर उठने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने थोड़ा सा हिलना चाहा, उसकी कोहनी से हल्की आवाज़ आए और वही हलचल अयान की नींद तोड़ गई। अयान ने झट से आंखें खोलीं। उसकी आंखों में पहले थोड़ी सी उलझन थी, फिर जैसे ही उसने देखा कि मायरा होश में है, उसकी सांसें थम सी गईं। मायरा, वो फुसफुसाया। मायरा होश में आ गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई राहत नहीं थी, बल्कि सख्ती थी, नाराज़गी थी। उसने अयान की ओर देखे बिना बेहद ठंडे लहजे में कहा,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने ये सब क्यों किया? अयान ने बिना उसका जवाब दिए सवाल किया। तुम्हें इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मायरा ने झट से जवाब दिया। उसके शब्दों में नफरत की आग थी, जिसे देखकर अयान ने खुद को शांत किया और नर्म आवाज में बोला, मायरा प्लीज, क्या हुआ था? क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर वजह क्या थी? मायरा ने उसकी तरफ एक तीखी नज़र से देखा, एक ऐसी नज़र जिसमें मोहब्बत का कोई नामोनिशान नहीं था, बस घृणा थी, गुस्सा था, टूटी हुई उम्मीदों का हिसाब था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन लहजा लोहे जैसा सख्त। वजह तुम हो अयान, तुम, अयान सिंह अरोड़ा, मेरे मरने की, मेरे तड़पने की, मेरे हर उस दर्द की वजह तुम हो। इतना कहकर उसने कांपते हाथों से अपना फ़ोन उठाया, लॉक खोला और वो वीडियो चलाया जिसमें अयान उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे ला रहा था। वो वीडियो अयान के हाथ में थमाते हुए मायरा बोली, देखो, इस वीडियो की वजह से मेरे सपने मुझसे छीन लिए गए। ये वीडियो देखकर आयना भी दंग था। जब उसने इसे ढूंढा था तब ये इस तरह गायब हुआ था जैसे इत्र हवा में। अब अयान को मीरा की नाराज़गी और नफरत की वजह भी समझ आ रही थी कि क्यों उसने इसे कैरेक्टरलेस कहा था। जानते हो अयान, तुम्हारी उस एक कंप्लेंट की वजह से मेरा AIBE का एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगी, मेरा सपना, मेरा करियर सब बर्बाद हो गया। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन आंखें अब भी उसकी तरफ नफरत से देख रही थीं। लेकिन इसमें गलती पूरी तरह से अयान को नहीं थी। उसने उस वक्त ये सब कुछ सिर्फ खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए किया था। अब आगे क्या करना है ये अयान को बहुत अच्छे से पता था। वो खड़ा हुआ और जाने लगा। तभी मायरा ने पीछे से उसे रोकते हुए कहा, अयान, मेरा फ़ोन देकर जाओ। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन अयान ने बिना कोई जवाब और फ़ोन दिए वहाँ से निकल गया। अयान कहाँ जा रहा था? वो आगे क्या करने वाला था? क्या वो मायरा को इस मुसीबत से निकाल पाएगा? क्या वो मीरा को वापस अपनी ज़िंदगी में ला पाएगा? या अब कहानी का रुख पूरी तरह बदलने वाला था? एपिसोड 106 सीओ's फोर्स्ड मैरिज। अयान को मायरा की सुसाइड की वजह पता चल गई थी, और अब वो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने गया था। लेकिन वो साथ ही मायरा का फ़ोन लेकर गया था। बार काउंसिल का ऑफिस भारी लकड़ी के दरवाज़ों और रुतबे भरे माहौल से भरा हुआ था। कमरे में अंदर दाखिल होते ही अयान ने वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सामने काउंसिल चेयर पर बैठे थे सुरेश, जो इस केस में लीड कर रहे थे। उनके चेहरे पर पहले से ही शिकन थी। अयान उनके सामने खड़ा हो गया। सुरेश ने उसे देखकर बैठने का इशारा किया और बोले, जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हेलो, मैं अयान सिंह अरोड़ा, अरोड़ा कंपनी का CEO। अयान ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। यस आई नो यू, सुरेश ने कहा। मुझे आपसे मायरा के केस में बात करनी थी, अयान ने सीरियस होकर कहा। लेकिन सुरेश मायरा का नाम सुनकर ही बिगड़ गए। आपका क्या रिश्ता है मायरा और इस केस से? वो मेरी खास दोस्त है, अयान ने बिना किसी डर के जवाब दिया। देखिए, मैं जानता हूँ आप जैसे बड़े लोग केस को दबाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सब यहाँ नहीं होने दूंगा। मैं केस दबाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, अयान ने नर्म लहजे में बोला। कैसे? सुरेश ने पूछा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो लड़का जिसने मायरा पर केस करा है वो अपनी रिपोर्ट वापस ले ले तो क्या ये मैटर सॉल्व हो सकता है? अयान ने सवाल किया। हाँ, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। ये काम तब होना था जब केस हुआ था। अगर अब वो लड़का अपनी कंप्लेंट वापस लेता है तो यही बात सामने आएगी कि मायरा ने उस पर जबरदस्ती दबाव बनाया है, सुरेश ने अयान को समझाते हुए कहा। अयान को इनकी बात पूरी तरह हजम नहीं हो रही थी। इनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये कोई पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं। लेकिन अयान ने खुद को शांत रखा और बोला, देखिए, मायरा ने कुछ नहीं करा है, वो कंप्लेंट झूठी थी। ये बात आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? सुरेश ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा। क्योंकि वो लड़का मैं ही हूँ और मैंने ही कंप्लेंट की थी। ये सुनकर सुरेश थोड़ा चौंके। और अब वो आपकी दोस्त है, इसलिए आप उसे बचाना चाहते हैं, सुरेश ने फिर कड़क अंदाज में बोला। प्लीज़ आप मुझे ये बताइए कि अब इस केस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अयान ने अपने गुस्से पर कंट्रोल करके पूछा। इसका सिर्फ एक ही हल है, सुरेश ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। क्या? अयान ने आंखें बड़ी करते हुए पूछा। सुरेश कुछ फुसफुसाई, जिसे सुनकर अयान सीधा खड़ा हो गया और उनको बिना जवाब दिए बाहर निकल गया। अयान ऑफिस से बाहर निकल चुका था। बाहर की हवा हल्की ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर जो तूफान चल रहा था वो किसी भी मौसम को बेमानी बना रहा था। वो अपनी कार के पास जाकर एक तरफ से टिककर खड़ा हो गया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़ी सज़ा सुन चुका हो या कोई ऐसी सच्चाई जान गया हो जिसे नज़रअंदाज करना अब नामुमकिन था। आखिर क्या सॉल्यूशन दिया था सुरेश ने? ये मैं कैसे कर सकता हूँ? अयान ने अपना सर पकड़ते हुए कहा और जाकर कार में बैठ गया।
कार स्टार्ट की और मीरा की घर की ओर चल पड़ा। अयान की कार जैसे ही मीरा के घर के सामने रुकी, उसका दिल बेसब्री से धड़कने लगा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाज़ा खटखटाया। जमाई जी आप, लीला ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा। जिसकी आवाज़ अंदर बैठी मीरा तक पहुंच गई। उसमें नज़रें उठाकर देखा तो अयान था। वो इसे देखकर फौरन अपने कमरे की तरफ भाग गई। मीरा, रुको, अयान ने पुकारा, लेकिन मीरा उसकी आवाज़ को अनसुना करती रही। वो उसके पीछे दौड़ा लेकिन मीरा ने अपने कमरे का दरवाज़ा उसके मुंह पर जोर से बंद कर दिया। धड़ाम, अयान वहीं दरवाजे के बाहर रुक गया। उसके हाथ दरवाजे पर टिके थे और माथा नीचे झुका हुआ। मीरा, प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। उसकी आवाज़ धीमी और भीगी हुई थी। सुनने को कुछ बचा ही कहाँ है। मीरा की आवाज़ अंदर से आए। तुम जो सोच रही हो वो सच नहीं है। मायरा और मेरे बीच वैसा कुछ नहीं था। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है अयान। मीरा चिल्लाए। जो तुमने देखा वो सच का एक हिस्सा था, पूरा नहीं। अयान ने कहा, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए, तुम आए ही क्यों हो? मीरा ने नफरत और दर्द के बीच फंसी आवाज़ में कहा। ताकि तुम्हारी गलतफहमी को दूर कर सकूं। ताकि बता सकूं कि मेरी दुनिया में सिर्फ तुम हो। मीरा। एक पल की खामोशी हुई, दोनों तरफ सन्नाटा छा गया और उसी खामोशी में शायद कुछ टूट भी गया या जुड़ने की कोशिश कर रहा था। आखिरी बार कह रही हूं, चले जाओ यहाँ से वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मीरा के इन शब्दों ने अयान के कदम को खुद ब खुद पीछे कर दिया। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, मीरा अगर मैं आज चला गया तो शायद कभी लौट कर ना आऊं। ये सुनकर मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। अयान भारी कदमों से वहां से निकल गया। दूसरी तरफ अस्पताल के बेड पर मायरा अब उठकर बैठ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर पीलापन साफ झलक रहा था और हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी उसकी हॉस्टल की वार्डन तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई। उन्होंने डॉक्टर से सारा मामला जाना और साइन करके मायरा को डिस्चार्ज करवा लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो तुझे सुसाइड करना पड़ा? वार्डन ने कड़क अंदाज में पूछा, लेकिन मायरा चुप रही। कुछ पूछ रही हूँ, मेरा काम बढ़ा दिया बस। ये कहते हुए उसने दवाइयाँ उठानी शुरू की और मायरा को चलने के लिए कहा। जैसे ही मायरा हॉस्पिटल से गई वैसे ही राजीव की गरजती हुई आवाज़ गूंजी। ये क्या मजाक है? एक काम ढंग से नहीं कर सकती तुम? वो नस पर चिल्ला रहा था, चेहरा तमतमाया हुआ और आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। नस सहम गई, कांपती आवाज़ में बोली, सॉरी सर, हमने तो उसे। राजीव ने हाथ हवा में झटकते हुए बात बीच में ही काट दी। कैसे बच गई वो? मैं पैसे किस बात के देता हूँ तुम जैसे नालायकों को? कुछ देर तक उसकी गूंजती आवाज़ दीवारों से टकराती रही। वो अब भी गुस्से में बड़बड़ा रहा था। अब ये पागल लड़की गवाही दे देगी कि इंस्पेक्टर साहब अयान की वजह से मैंने सुसाइड नहीं किया। राजीव अयान को मायरा के मर्डर के केस में फंसाना चाहते थे, लेकिन वो यहाँ से जिंदा निकल गई। अयान सड़क पर तेजी से कार चला रहा था, लेकिन उसके मन में तूफान मचा हुआ था। चेहरे पर तनाव की रेखाएं साफ झलक रही थीं, जैसे किसी गहरी फिक्र ने उसकी रग रग को जकड़ लिया हो। तभी उसकी जेब में रखा फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर कबीर का नाम चमका। उसने झिझकते हुए कॉल रिसीव किया। सर, कबीर की आवाज़ घबराई हुई थी, आपने न्यूज़ देखी? मायरा के सुसाइड की खबर हर चैनल पर चल रही है। मीडिया वाले आपका नाम ले रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद भी अयान ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए छलक उठी, लेकिन उसने उन्हें झपक कर काबू में लिया। होंठ भींचे, हाथों की पकड़ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गई। उसने बिना कुछ बोले कॉल काट दिया, जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही न पड़ा हो। वो अब सीईओ था। ऐसे छोटे मोटे इल्ज़ाम लगना कोई बड़ी नहीं थी। थोड़ी ही देर में उसके सामने कोर्ट की इमारत थी, एक विशाल और गंभीर माहौल में डूबी हुई। उसने गाड़ी झटके से एक और रोकी, ब्रेक की चीख सी आवाज़ हुई और गाड़ी वहीं थम गई। वो कुछ देर यूं ही बैठा रहा, जैसे खुद को मजबूत बना रहा हो, फिर गहरी सांस लेकर कार से बाहर निकला और अंदर चला गया। दूसरी तरफ मायरा वार्डन के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ चुकी थी। गाड़ी में बैठते ही वार्डन का चेहरा तमतमाया हुआ था और वो रास्ते भर बड़बड़ाती रही। तुम जैसी लड़कियां सिर पर चढ़ जाएं तो पूरा हॉस्टल बदनाम हो जाए। मरना चाहती थी तो दूसरों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही थी? मायरा खामोश थी। उसकी आंखें बस खिड़की के बाहर टिकी थीं, जैसे वहां की दौड़ती दुनिया में वो अपनी टूटी हुई रफ्तार ढूंढ रही हो। लेकिन अचानक गाड़ी जैसे ही रुकी, मायरा की आंखें फैल गईं। उसकी नज़र बाहर बोर्ड पर गई, कोर्ट। हैरान परेशान वो एक झटके से सीधी बैठी और धीमे लेकिन कपकपाती आवाज़ में बोली, मैम, हम यहाँ क्यों आए हैं? वार्डन ने एक तीखी नज़र उस पर डाली और झल्लाकर बोली, तुम्हारे केस से रिलेटेड कुछ काम है। बार बार हॉस्टल से बाहर थोड़ी जाऊंगी तुम्हारे लिए। एक बार में ही सब खत्म करेंगे।
फिर अंदर हॉस्टल में बैठी रहना, कोई बाहर नहीं निकलने देगा तुम्हें अब। मायरा कुछ कह नहीं पाए। वो नहीं जानती थी कि आज उसके कदम एक बार फिर उस रास्ते की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जहां अयान खड़ा था। कोर्ट का माहौल हमेशा की तरह गंभीर था। दीवारों पर लगे पुराने नोटिस, लकड़ी की बेंचें और जज की कुर्सी के सामने हल्की सी भी आवाज़ एक गूंज छोड़ रही थी। मायरा अपनी वार्डन के साथ अंदर दाखिल हुई, कदमों की आवाज़ गूंजती हुई कोर्ट हॉल में फैल गई। उसके चेहरे पर हल्की झुंझलाहट थी। वार्डन उसे बिना बताए यहाँ ले आई थीं। वार्डन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक रूम की तरफ ले गई। मायरा जब उस छोटे से कमरे में दाखिल हुई तो वहां बैठा वकील उन्हें देखकर मुस्कुराया। जब मायरा की नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ी तो उसका दिल एक पल को थम गया। वो अयान था जो शांत खड़ा था, आंखों पर चश्मा, हाथ पैंट की जेब में थे। उसका चेहरा बिल्कुल गंभीर, होंठ सिले हुए, लेकिन आंखों में तेज रुतबा, जैसे कोई बादशाह अपने फैसले के साथ खड़ा हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अयान? मायरा ने अयान को देखते हुए कहा। उसके शब्दों में गुस्सा, सवाल और बेबसी सब कुछ घुला था। लेकिन अयान ने कुछ नहीं कहा, ना एक शब्द, ना ही आज कोई सफाई दी। बस उसने बड़े इत्मीनान से अपने हाथ में पकड़ा कागज़ उसकी ओर बढ़ा दिया। मायरा ने झुंझलाते हुए वो पेपर लिया और उसकी नज़रें ठहर गईं। वो एक कोर्ट मैरिज एप्लीकेशन फॉर्म था, उस पर अयान का नाम और उसका खुद का नाम साफ दर्ज था। उसके हाथ कांप गए, आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या है? उसकी आवाज़ अब गुस्से की जगह हल्की सी कांप रही थी। अयान अब भी खड़ा था, वैसे ही बेजुबान। फिर अयान ने टेबल पर रखा पेन उठाया और मायरा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, साइन करो। दिमाग खराब है तुम्हारा? ये कहते हुए मायरा ने पेपर उसके मुंह पर फेंक दिए। मायरा की इस हरकत ने अयान को और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और टेबल पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। तभी पीछे से वार्डन ने मायरा का बाजू जोर से पकड़ा और अपनी तरफ करते हुए कहा, तुझे अब हम अपने हॉस्टल में नहीं रख सकते, ये पकड़ हॉस्टल के ऑर्डर है। ये कहते हुए वार्डन ने मायरा के हाथ में एक पेपर रखा जिसमें साफ लिखा था कि उसे किसी निर्दोष पर इल्ज़ाम लगाने के कारण हॉस्टल से निकाला जाता है। ये पढ़कर मायरा के होश उड़ गए थे। वार्डन जा चुकी थी पर मायरा वो पेपर लेकर अब भी खड़ी थी। तभी अयान ने वो पेपर उसके हाथ से छीना और शादी के पेपर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साइन करो। मायरा पीछे हटी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अयान का गुस्सा अब फट पड़ा। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा और चीख पड़ा, मैंने कहा साइन करो। उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। मायरा का चेहरा फक पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने एक पल अयान को देखा, फिर बिना कुछ कहे मुड़ी और दौड़ती हुई बाहर निकल गई। वो कोर्ट की सीढ़ियां उतरती गई, उसके कदम लड़खड़ाए लेकिन रुके नहीं। मायरा को जाता देख उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। उसने मोबाइल जेब से निकालते हुए कॉल मिलाया। उसकी आवाज़ में कोई झिझक या नरमी नहीं थी, बस हुक्म था। वो भागनी नहीं चाहिए। अयान मायरा को शादी के लिए क्यों फोर्स कर रहा था? इसके पीछे क्या वजह थी? सुरेश ने अयान को क्या सॉल्यूशन दिया था? क्या वो इस शादी से जुड़ा था, या फिर अयान उस बदनामी से बचना चाहता था जो न्यूज पर चल रही थी? अगर ये शादी हुई तो मीरा का क्या होगा? एपिसोड 107 अयान गेट मैरीड। अयान मायरा पर शादी करने का प्रेशर बना रहा था, तभी वो वहां से भाग गई। लेकिन अयान ने उसके पीछे अपने गार्ड्स लगवा दिए। वो मुझसे क्यों शादी करना चाहता है? उसकी शादी तो किसी और से हो रही थी, फिर अब ये क्यों? मायरा बड़बड़ा रही थी और सड़क पर दौड़े जा रही थी। इसे नहीं पता था कि जिससे अयान को शादी हो रही थी उसने उसी के कारण ये शादी तोड़ दी। काफ़ी देर तक यूं ही सड़कों पर दौड़ने के बाद वो थक कर एक पार्क में बैठ गई। क्या हुआ मायरा? किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। पहले तो वो घबराई, फिर मुड़कर देखा तो सामने पार्वती जी खड़ी थी। उनका इतना प्यार और अपनापन देखकर वो बह गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक अमीर लड़का मुझसे शादी करना चाहता है पर मैं उससे नफरत करती हूँ, मायरा ने रोते हुए बताया। ये सुनकर पार्वती जी को एक जोर का धक्का लगा। उन्होंने फौरन पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? वो कुछ नहीं कर रहे इस मैटर में? मायरा उनकी बेटी पिया को ट्यूशन दिया करती थी, इससे ज़्यादा वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। इसी बात का फ़ायदा वो उठना चाहता है, मायरा ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। पार्वती जी को मायरा पर दया आ गई और उस लड़के पर गुस्सा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं भी देखती हूँ वो कैसे आता है, पार्वती जी ने उसे उठते हुए कहा। नहीं आंटी, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो, मायरा ने इनकार करते हुए कहा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पार्वती जी ने विनम्रता से कहा, लेकिन मायरा ने फिर मना कर दिया।
अब पार्वती दुविधा में पड़ गई थी, वो इसे इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी लेकिन ये साथ जाने को तैयार नहीं थी। फिर उन्हें एक आइडिया आया और उन्होंने अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर मायरा की तरफ बढ़ाए और बोली, इस शहर से दूर चली जाओ, ऐसी जगह जहां वो तुम्हें ढूंढ ना पाए। इनके आइडिया ने मायरा को नई दिशा दे दी थी। उसने कांपते हाथों से पैसे पकड़े और बोली, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और वक्त आने पर ये पैसे भी लौटा दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है, बस अभी तुम निकले जल्दी, पार्वती जी ने उसके गालों पर हाथ फेरते हुए कहा। मायरा ने ऑटो पकड़ा और रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गई। वहां की गहमागहमी के बीच मायरा हौंफती हुई टिकट खिड़की तक पहुंची। चेहरा पसीने से भीगा था, सांसें बेतरतीब, लेकिन हाथ कांपते हुए भी उसने किसी तरह उसने पुणे की टिकट मांगी। टिकट हाथ में लेते ही उसने बिना पलटे भीड़ को चीरते हुए प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ लगा दी। अनाउंसमेंट हो चुका था, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी थी, इंजन की सीटी हल्की गूंज में बदल रही थी। लेकिन तभी चारों ओर से काले कपड़े पहने संजीदा चेहरे वाले 4-5 लोग अचानक उसके सामने आ गए। वो अयान के गार्ड्स थे, जिन्हें अयान ने भेजा था। एक ने उसका रास्ता रोका, दूसरे ने टिकट उसके हाथ से छीन लिया। मायरा की आंखें डर और गुस्से से भर आईं। आपको हमारे साथ चलना हैगा, एक गार्ड्स ने मायरा की तरफ बढ़ते हुए कहा। तभी मायरा ने गार्ड को जोर से धक्का दिया। गार्ड लड़खड़ाया और पीछे गिर पड़ा। यही मौका था, उसने बाकी को चकमा दिया और ट्रेन की ओर दौड़ पड़ी। पैरों में जोर नहीं था लेकिन इरादों में आग थी। वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ती ट्रेन के दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही चढ़ने लगी, तभी एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। वो अयान था। मायरा ठिठक गई। छोड़ो मुझे, उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की मगर अयान की पकड़ लोहे जैसी थी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। ट्रेन ने सीटी दी, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी, लेकिन अयान की पकड़ जस की तस बनी रही। मायरा की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो हिचकी सी भरते हुए बोली, क्यों कर रहे हो ये सब? लेकिन अयान का चेहरा भावहीन था, उसकी आंखें बोल रही थीं, तुम पर अब सिर्फ मेरा हक है, मेरी मर्जी के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। जब तक ट्रेन नहीं गई अयान ने मायरा का हाथ पकड़ कर खड़ा था। उसने कई कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन अयान ने नहीं छोड़ा। और जब ट्रेन चली गई तो अयान ने धीरे से उसका हाथ छोड़ा। अपनी कलाई को आज़ाद पाकर भी इसे गुस्सा आ रहा था। उसने नफरत से अयान की ओर देखा, जो अब भी शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर चाहते क्या हो? वो फट पड़ी और गुस्से में आकर अपना हाथ उठाया, लेकिन अयान ने झट से उसका हाथ थाम लिया, इतनी तेजी से जैसे वो पहले से तैयार खड़ा हो। अयान की उंगलियों की पकड़ अब भी मजबूत थी, लेकिन उसके स्पर्श में कुछ बदल गया था, क्योंकि उसी वक्त उसे एहसास हुआ उसने वही हाथ पकड़ लिया था जिस पर पट्टी बंधी थी। अयान की आंखों में दर्द तैर गया। उसकी उंगलियां ढीली पड़ीं और उसने उस हाथ को तुरंत छोड़ दिया, जैसे वो खुद को ही दोष दे रहा हो। अगर तुम्हारी सारी नाकाम कोशिशें हो गई हो तो चले शादी करने, अयान ने मायरा के करीब आते हुए कहा। मायरा ने उसे जोर से धक्का देते हुए चिल्लाए, मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। करनी तो पड़ेगी, अयान ने ठंडी आवाज में कहा। आखिर क्यों मुझे सता रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये कहते हुए मायरा जमीन पर बैठ गई। अयान उसके बराबर में एड़ी पर बैठता हुआ बोला, बिगाड़ा तो तुमने मेरा बहुत कुछ है, इतना कि अगर मैं अभी गिनवाने पर आ गया तो शायद रात कम पड़ जाएगी। खैर, अगर तुम जानने के लिए इतनी उतावली हो रही हो तो बता देता हूँ, अयान ने कहा और सीधा खड़ा हो गया और आगे बोला, तुम्हारे इस सुसाइड की वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है, मीडिया में, बिजनेस में, इसलिए मैं तुमसे शादी करके दुनिया के सामने ये साबित करना चाहता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी वजह से तुमने ये कदम नहीं उठाया। ये सुनकर मायरा के कान खड़े हो गए, उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। उसकी नज़र में एक बार फिर अयान सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया था। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, शर्म नहीं आती? अयान ने बेशर्मी से नामे गर्दन हिलाए और उसकी तरफ बढ़ने लगा। मायरा की आंखों में आंसू और चेहरे पर आक्रोश था। अयान की बातों ने उसकी सहनशीलता की हर हद पार कर दी थी। अब वो किसी भी कीमत पर खुद को उसके कब्जे में नहीं जाने देना चाहती थी। वो फौरन पलटी और पास खड़े एक गार्ड की कमर से झटपट बंदूक खींच ली। उसकी आंखों में अब डर नहीं, आग थी। उसने थरथराते हाथों से अयान की तरफ बंदूक तान दी। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया अयान, मैं सच कह रही हूं, चला दूंगी। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और हिम्मत भी। वो कांप रही थी लेकिन इरादा साफ था। जैसे ही मायरा ने अयान पर बंदूक तानी तो गार्ड्स ने मायरा पर बंदूक तान दी। तभी अयान ने हाथ से इशारा करके गन्स नीचे करवाए। अयान ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपने सधे हुए आत्मविश्वास से एक धीमी मुस्कान के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाए।
मायरा की उंगलियां ट्रिगर पर कस गईं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर सकी। उसी पल अयान ने झपट्टा मारा और हथियार उसके हाथ से छीन लिया। बहुत हो गया तमाशा, अब चलो यहाँ से, अयान ने सख्त लहजे में कहा और एक पल भी ज़ाया किए बिना मायरा को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। मायरा छटपटाती रही, उसके कपड़े उसकी जद्दोजहद में अस्त व्यस्त हो रहे थे, बाल बिखर चुके थे, लेकिन अयान की पकड़ मजबूत थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोले उसके अंदर धकेल चुका था। अयान, छोड़ो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मायरा चीखी। तुम्हारी मर्जी खत्म हो चुकी है मायरा, अब जो होगा वो सिर्फ मेरी मर्जी से होगा, अयान ने ठंडी मगर कठोर आवाज़ में कहा और गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ मीरा अपने केबिन की खामोशी में बैठी थी, अपने ही ख्यालों में गुम। कंप्यूटर की स्क्रीन खुली थी, सामने कुछ फाइलें रखी थीं, लेकिन उसकी नज़र कहीं और थी। और दिल भी। वो ऑफिस इसलिए आई थी ताकि अयान की यादों से खुद को निकाल सके। उसे लगा था कि काम की व्यस्तता शायद उसके दिल के तूफान को शांत कर देगी, लेकिन यहाँ आकर उसे एहसास हुआ उससे भागना आसान नहीं है, खासकर उस शख्स से जिससे वो बेपनाह मोहब्बत कर बैठी थी। क्यों नहीं निकल पा रही मैं उससे? क्यों उसके बिना सब अधूरा लगता है? मीरा के मन ने उसे खुद से सवाल किया। अयान और मीरा की शादी टूटने की खबर ऋषि और लैला को भी लग गई थी, और वजह भी ये जानते थे कि ये रिश्ता मीरा ने खुद तोड़ा है। इस वक्त मीरा अकेली है, इस बात का फ़ायदा उठाकर ऋषि मीरा को सेओ की पोस्ट से हटना चाहता था। डीडी की गिरफ्तारी ने पूरे ग्रुप में हलचल मचा दी थी। पुलिस अब हर उस शख्स पर निगाहें टिकाए हुए थी जो डीडी के करीब था, और इस लिस्ट में सबसे ऊपर थे रानव और ऋषि। रानव अपने ऑफिस में चुपचाप बैठा था जब ऋषि और लैला उसके केबिन में दाखिल हुए। लैला की आंखों में चालाकी थी और ऋषि की चाल में एक बेचैनी। हमें बात करनी होगी, ऋषि ने धीमे लेकिन गंभीर लहजे में कहा। रानव ने आंखें उठाकर दोनों को देखा। तो कहो। ऋषि ने आगे बढ़कर एक कुर्सी खींची और बैठते हुए बोला। डीडी तो गई, लेकिन पुलिस अब हम दोनों के पीछे है, और अगर हम यूं ही सीढ़ी के नीचे बैठे रहे तो अगला नंबर हमारा हो सकता है। रानव ने गहरी सांस ली। तो क्या प्लान है? इस बार लैला ने बात संभाली। मीरा, उसने मीठी मगर साजिश भरी आवाज में कहा। वो अभी अकेली है, टूट चुकी है। उसकी और अयान की शादी टूट चुकी है और उसने खुद रिश्ता तोड़ा है। अब वो कमज़ोर पड़ चुकी है। ऋषि ने बात को वहीं से पकड़ लिया। इस वक्त अगर उसे सीईओ की कुर्सी से हटाया जाए और मैं उस जगह बैठूं, तो पुलिस हमरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। कमांड मेरी होगी, मैं सफाई से सब कुछ संभाल लूंगा। रानव ने अपनी उंगलियों से मेज पर हल्के से थपकियां दी, मानो हर पहलू को तौल रहा हो। तुम्हें लगता है मीरा इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ देगी? रानव ने बोला। क्यों नहीं? लैला ने कहा। वो टूट चुकी है, अंदर से खोखली हो चुकी है, और इस वक्त उसके पास ना तो कोई सहारा है, ना अयान, ना ही कोई मजबूत स्थिति। हम उसे ऑफिशियल लीगल रीजन से भी हटवा सकते हैं, मेंटल स्ट्रेस, इंस्टेबिलिटी या पर्सनल कंडीशन, कुछ भी लिखवा देंगे। ऋषि की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हमें बस इस वक्त गेम अपने हाथ में लेनी है, और अगर मीरा हट गई तो सीईओ की पोस्ट मेरी होगी, और केस चाहे रानव पर हो या मुझ पर, हमारा पावर हमें बचा लेगा। रानव ने कुछ पल चुप रहकर सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया और बोला। ठीक है, सब मुझ पर छोड़ दो, बस ये बताओ उसके ऑफिस से निकलने की टाइमिंग क्या है? 9 बजे, लैला ने बोला। उधर मीरा अपनी कार में बैठी ऑफिस से निकल चुकी थी, लेकिन मन अभी भी बेचैन था। ट्रैफिक हल्का था और वो तेजी से रास्ता पार करने ही वाली थी कि अचानक एक कार उसके सामने आकर ब्रेक लगाकर रुक गई। मीरा की कार एक झटके से रुकी और उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने सामने देखा, रानव। रानव की कार मीरा की कार के ठीक सामने खड़ी थी, जैसे वो पहले से जानता हो कि मीरा इसी वक्त इसी रास्ते से निकलेगी। मीरा का चेहरा सख्त हो गया, उसकी सांसें तेज चलने लगीं। कुछ पल के लिए दोनों की नज़रें आमने सामने ठहर गईं। रानव कार से उतरा, उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति और आंखों में एक अलग ही इरादा था। दूसरी तरफ अयान की कार झटके से कोर्ट के सामने आकर रुकी। रात गहराने लगी थी और कोर्ट के भारी दरवाजों पर धीरे धीरे ताले चढ़ाए जा रहे थे। कोर्ट बंद हो जाए इससे पहले अयान मायरा से शादी करना चाहता था। कार के भीतर सन्नाटा पसरा हुआ था। अयान ने ड्राइविंग सीट पर बैठा था। उसने धीमे स्वर में कहा, उतरो मायरा। लेकिन मायरा बिल्कुल शांत बैठी रही। उसकी आंखें बाहर सड़क की टिमटिमाती लाइट्स पर टिकी थीं, मानो वो इस हकीकत को मानने को तैयार ही नहीं थी। मायरा, अयान की आवाज़ में अब बेसब्री थी, लेकिन मायरा ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने जैसे सब सुनकर भी अनसुना कर दिया था। अब अयान का सब्र जवाब दे गया।
उसने तेजी से उसकी ओर झुककर उसका बाजू कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए गुस्से में कहा, देखो, दीदी जेल जा चुकी है, तुम्हारा हॉस्टल भी छिन चुका है। मुझसे शादी करने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इज्जत से मेरी बात मान लो, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। उसका लहजा सख्त था, आंखों में एक अलग ही जुनून तैर रहा था। उसकी बातों से मायरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें अटकने लगीं। वो बस अयान की आंखों में देख रही थी, वहां कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ जिद थी, जिद उसे पाने की, किसी भी कीमत पर। अब दोनों वकील साहब के कमरे में खड़े थे और पेपर इनके सामने थे। अयान ने पहले कागज अपने सामने खींचे, कलम उठाए और बिना एक पल गंवाए साइन कर दिए। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, न कोई मुस्कान, न कोई परेशानी, बस एक ठंडा सा फैसला जो वक्त की जरूरत बन चुका था। उसने पेपर मायरा की तरफ बढ़ा दिए। मायरा के हाथ कांप रहे थे, दिल की धड़कनें तेज थीं। उसके हाथों में अब वो कलम थी जिससे वह अपनी किस्मत लिखने जा रही थी। एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसने भी दस्तखत कर दिए। उसकी आंखें न उठीं, न ही झुकीं, बस किसी अनदेखे डर में डूबी रहीं। जैसे ही आखिरी साइन हुआ, वकील साहब ने दस्तावेजों को हल्के से समेटा और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या अयान मायरा को लेकर अपने घर जाएगा? ये शादी कब तक चलने वाली थी? क्या अयान के परिवार वाले मायरा को अपनी बहू स्वीकार करेंगे? इस शादी की असली वजह क्या है? रानव मीरा के साथ क्या करने वाला था? क्या होगा जब रानव की इस हरकत की खबर अयान को मिलेगी? एपिसोड 108 फर्स्ट नाइट लेट्स फाइट। अयान ने मायरा से शादी कर ली थी और अब वो उसे अपने घर लेकर जा रहा था। मायरा का मैं खिड़की की ओर मुंह किए बैठी थी। उसकी आंखों में कोई नमी नहीं थी, लेकिन उसके अंदर एक तूफान था। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, फिर भी वो बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। आज उसने सबसे बड़ा समझौता किया था, अपनी मर्जी, अपनी आज़ादी, अपनी जिंदगी को चुपचाप किसी और के नाम कर दिया था। दूसरी तरफ अयान जो ड्राइव कर रहा था, जिसने जीत तो हासिल की थी, लेकिन वो जीत किसी जश्न से दूर थी। वो जानता था मायरा उसे पसंद नहीं करती है। अयान एक पल को मायरा की तरफ देखता, वो उसी तरह खामोश, जमी हुई आंखों के साथ खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे देखकर अयान के दिल में भी कुछ टीस सी उठी। उसने चाहा कि कुछ कहे, लेकिन शायद वो जानता था कि आज कोई शब्द मायरा के घावों पर मरहम नहीं रख सकता। थोड़ी देर बाद में दोनों अरोड़ा विला पहुंच गए। अयान ने गाड़ी रोकी, लेकिन मायरा ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो वैसी ही बैठी रही। अयान दूसरी तरफ से उतरा, दरवाज़ा खोला और कुछ कहे बिना उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मायरा ने एक पल उसकी तरफ देखा, वो नज़रें जो अब सवाल नहीं पूछती, बस तकलीफ से भरी थीं। वो हाथ थामे बिना ही गाड़ी से उतरी और बिना पीछे देखे चुपचाप उस विला की ओर बढ़ गई, जो अब उसकी नई पहचान बन चुका था। लेकिन घर नहीं। जैसे ही अयान मायरा के साथ विला के अंदर दाखिल हुआ, वहां खड़े सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शक्ति, राजीव और सत्येंद्र ने मायरा को पहचान लिया था। इसे यहाँ क्यों लाए हों? सत्येंद्र ने आगे बढ़कर कहा। अयान कुछ कहता इससे पहल राजीव बोल पड़े, विला में क्या तुम्हारा मन नहीं भरा था जो इसे उठाकर यहाँ ले आए? ये सुनकर मायरा ने अपनी आंखें शर्म से बंद कर ली और अयान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और एक कड़क आवाज में बोला, शादी की है मैंने इससे, बीवी है ये अब मेरी। ये सुनते ही वहां खड़े सभी को एक जोर का धक्का लगा और पीछे से मीनाक्षी और सरला भी यूवी के साथ आ गई। बस वीना के आना बाकी था। ये क्या बकवास है? सत्येंद्र ने गुस्से से कहा और अयान के करीब जाते हुए बोले, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो तुम्हें इस जैसी लड़की से शादी करनी पड़े? पापा, अरोड़ा खानदान और इस बिजनेस पर कोई आंच ना आए इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। ये वही है जिसकी वजह से मीडिया में हमारे बारे में चर्चे हो रहे हैं, नाम बदनाम हो रहा है, इसलिए तुमने इस बदनाम लड़की को हमारे सिर पर बैठा दिया। शक्ति ने पीछे से अयान को बीच में रोकते हुए बोला। मायरा को अपने लिए बार बार ऐसे घटिया अल्फाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो इन सब का जवाब देना चाहती थी, पर हालातों ने उसका मुंह बंद कर रखा था। अयान, बिजनेस में ऐसी छोटी मोटी अफवाहें उड़ती रहती है, तुम्हें इसके लिए इतना बड़ा फैसला लेने की क्या जरूरत थी? सत्येंद्र ने अब थोड़ा नर्म होते हुए बोला। लेकिन राजीव, जो अयान के हर काम को गलत ठहराते हैं, आज इस शादी को सही कैसे बता सकते थे? भाई साहब, बिजनेस की वजह से इसने ये फैसला नहीं लिया, इसने ये सब अपने शौक पूरे करने के लिए किया है, राजीव ने कहा और घर वालों की तरफ मुंह करके आगे बताने लगे। अयान का इस लड़की के साथ पहले से चक्कर चल रहा था और मीनाक्षी, तुम्हें याद है अयान ने एक विला खरीदा था, एजेंट में वो इसने इसी लड़की के लिए लिया था और ये वही रहती थी। ये सुनकर पूरा परिवार सुन्न हो गया।
सबसे ज्यादा गुस्सा मीनाक्षी को आ रहा था क्योंकि उस दिन अयान ने इन्हें बहुत वेट करवाया था। उसका बदला ये आज निकालना चाहती थी। वो मायरा को और बड़ी और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तेरी जैसी लड़कियों को मैं अपने पवित्र घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आह, मायरा के मुंह से निकला। प्लीज बुआ जी, बिहाव योरसेल्फ। ये कहते हुए अयान ने मायरा का हाथ उनके हाथ से अलग कर दिया और उसके आगे आते हुए बोला, अब ये मेरी पत्नी है, इस घर की बहू है। ये शब्द बोलने के बाद अयान की नज़र सीधा अपनी माँ से मिली जो अब यहाँ आ चुकी थी। लेकिन खबर इन्हें हर बात की थी। माँ को देखकर आयना पिघल गया और नज़रें नीचे करते हुए बोला, प्लीज़ मोम ट्रस्ट मी, मैंने जो किया इस परिवार और बिजनेस की इज्जत के खतर किया। इसकी बात सुनकर वीना कुछ पल खामोश रही, फिर अयान के सर पर हाथ फेरते हुई बोली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुमने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर हो लिया होगा। इनकी बातों ने पूरे घर को हिला दिया था। वो अभी रुकी नहीं, मायरा की तरफ गई और उसकी ठुड्डी को अपनी उंगली से उठाती हुई बोली, न कोई हल्दी, न मेहंदी, न सिंदूर, ये कैसी दुल्हन है। खूबसूरत तो है पर अरोड़ा खानदान की बहू बनने में कुछ कमी है। ये कहते हुए उन्होंने सरला को इशारा किया। वो समझ गई और मायरा को आकर ले गई। वीना के व्यवहार वहां खड़े किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अपने घर में हर चीज़ परफेक्ट रखने वाली औरत आज इस शादी को इतनी आसानी से कैसे मान सकती है। सभी सोच रहे थे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन सबको ये समझ आ रहा था कि ये दिखावा कर रही है, पर क्यों। थोड़ी देर में सरला चाची मायरा को एक लाल दुल्हन के जोड़े में सजा धजा के ले आईं। सबकी नज़र उस पर पड़ी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रिंसेस हो। लेकिन अयान ने एक नज़र भी मायरा को नहीं देखा। उसे न मायरा में कोई इंटरेस्ट था और न ही इस शादी में। वीना हाथ में एक चांदी की थाल लिए आगे बढ़ी। थाल में केसरिया मिठाई रखी थी, ऊपर चांदी का वक चमक रहा था। ये रस्म है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इसके बिना हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन एक नहीं माने जाते। चेहरे पर मुस्कान तो थी, पर उसमें एक दिखावटी उत्साह था, जैसे वो इस शादी से बेहद प्रसन्न हो, जबकि उनके मन में नफरत छिपी थी। अयान और मायरा एक दूसरे की ओर देखे बिना वहीं खड़े रहे। वीना ने सबसे पहले अयान की ओर मिठाई बढ़ाई। अयान ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, जैसे कोई औपचारिकता निभा रहा हो, मिठाई का टुकड़ा ले लिया। फिर थाल मायरा की ओर बढ़ाई गई। मायरा के होठ थोड़े थरथराए और वो बोल पड़ी, मैं नहीं खाऊंगी। ये सुनकर वीना को गुस्सा आ गया और घरवाले हैरानी से उसे देखने लगे। इतने प्यार से खिला रही हूँ, खा लो। ये कहते हुए वीना ने जबरदस्ती मायरा के मुंह में एक झटके से मिठाई डाल दी। मायरा को खांसी उठने लगी। अयान ने फौरन उसकी पीठ थपथपानी चाही, लेकिन हाथ रुक गए। चलो अब तुम्हें हम अपनी बहू के रूप में स्वीकार करते हैं, वीना के कहा। मायरा को इनकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस घर में नहीं थी, कोई यहाँ उसकी सुनने वाला नहीं था। सरला, इसे इसका कमरा दिखा दो, वीना ने सरला से कहा और वो बिना कुछ कहे मायरा को अयान के कमरे में ले गई। अयान भी वहां से चला गया। ये सब किया था वीना? सत्येंद्र ने कड़क अंदाज में पूछा। प्लीज, रात बहुत ही है, हम कल बात करेंगे, वीना ने टालने की कोशिश की। अब जब घर का ऐसा माहौल हो तो क्या रात और किया दिन, बही शक्ति ने कहा। पापा जी आप फिक्र मत कीजिए, बस एक रात की बात है, कल से घर का माहौल वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। वीना को बातों ने सबको हैरानी में डाल दिया, लेकिन घर की क्वीन के आगे अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि सवाल करे। लेकिन सवाल सबके दिल में थे कि एक रात में ऐसा क्या होने वाला था। दूसरी तरफ रानव, जो मीरा का रास्ता रोक खड़ा था, वो यहाँ मीरा को डराने और अपने रास्ते से हटाने आया था। वो मीरा की कार की ओर बढ़ रहा था, तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा एक मैसेज था। मैसेज देखने के बाद रानव पूरी तरह हिल गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था और सामने मीरा थी। उसका दिल तो कर रहा था कि सारा गुस्सा इस और निकाल दे, लेकिन उसने खुद को शांत किया और मीरा की कार की खिड़की पर थोड़ा झुकते हुए नर्म लहजे के साथ बोला, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मीरा, जो रानव और इसकी हरकतों से वाकिफ थी, बिना खिड़की के शीशे नीचे किए बोली, देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, अपनी कार हटाओ और जाने दो मुझे। ये बात तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है मीरा, रानव ने कहा, लेकिन मीरा कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी रानव बोल पड़ा, अयान ने शादी कर ली है। ये सुनकर मीरा को जोर का झटका लगा। उसकी आंखें बड़ी हो गई और उनमें से आंसू बहने लगे। उसने एक नज़र रानव को देखा और कार से उतर आ गई। तुम्हें कैसे पता? मीरा ने रोती आवाज में सवाल किया, जिस पर रानव ने उसे मैसेज दिखाया। अब मीरा को यकीन हो गया था कि रानव सच बोल रहा है। वो रोने लगी। तभी रानव ने कहा, देखो ये टाइम रोने का नहीं है, कुछ करने का है। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मीरा चीख पड़ी।
फिक्र तुम्हारी नहीं है, मुझे उस लकड़ी की है जिससे अयान ने शादी की है। वो मेरा प्यार थी, हमारी शादी होने वाली थी। रानव झूठ बोल रहा था, लेकिन इसकी आवाज़ से मीरा को ये सच कह रहा था। देखो, मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम साथ दो तो तुम्हारा अयान तुम्हें वापस मिल सकता है और मेरा प्यार मुझे। रानव ने मीरा की तरफ देखते हुए बोला। लेकिन मीरा दुविधा में थी कि जैसी इंसान ने हमेशा अयान को तकलीफ पहुंचनी चाहिए वो उसका साथ कैसे दे सकती है। इधर सरला चाची मायरा को अयान के रूम तक छोड़कर चली गई थी। कमरा शांत था, लेकिन कमरे के अंदर मायरा अकेली बेड पर बैठी थी, चुपचाप, किसी अजनबी सन्नाटे की गिरफ्त में। उसकी आंखों में थकान और चेहरे पर एक अजीब बेचैनी थी। वह धीरे से उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसका लहंगा भारी था और ब्लाउज का बैक डिज़ाइन काफ़ी खुला हुआ है। जैसे ही उसने खुद को आईने में देखा, उसकी निगाह अपनी पीठ पर पड़ी, जहां एक उभरा हुआ टैटू चमक रहा था। एक जलते हुए सूरज का टैटू, जिसके बीचों बीच लिखा था DD। ये देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। एक पल को उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकती हुई महसूस हुई। अगर अयान ने ये देख लिया तो वो यही समझेगा कि मैं भी 10 ग्रुप की मेंबर थी। वो बड़बड़ाई और डर के मारे दुपट्टा जल्दी से पीठ पर डाल लिया और सिमट कर बेड पर बैठ गई। ये टैटू DD ने इसकी पीठ पर जब बनवाया था तब मायरा दोबारा उसकी कैद में गई थी। DD की इससे उम्मीद थी कि इस बार वो मायरा को अपने रंग में ढाल लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टैटू देखकर मायरा का गला सूख गया, होंठ कान पे और आंखों में डर का सैलाब उतर आया। वो बार बार दुपट्टे को ठीक कर रही थी। तभी अयान कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़र मायरा पर पड़ी जो सिमटी हुई बेड पर बैठी थी। उसने बिना उससे कुछ कहे अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की ओर चला गया। स्टीम से भरे बाथरूम में पानी की बूंदें अयान के बालों से होकर उसके चौड़े कंधों पर फिसल रही थीं। वह शावर के नीचे खड़ा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। आंखें बंद थीं, पर अंदर कुछ और है चल रहा था। बीते लम्हे, मजबूरियां और उस फैसले की जिसने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। सुरेश की आवाज़ आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। फ्लैशबैक। देखो अयान, अगर तुम्हारे और मायरा के बीच कोई लीगल रिश्ता होता, जैसे शादी, तो तुम अपनी कंप्लेंट खुद वापस ले सकते थे। पुलिस कुछ नहीं कर सकती, कोर्ट भी तुम्हारी बात मानता और हम भी। अयान ने ये शादी मायरा के सपने पूरे करने के लिए की थी। उस पर अयान की झूठे केस में फंसाने का इल्ज़ाम था, जिससे वो आईप की परीक्षा में नहीं बैठ सकती थी। सुरेश ने अयान को यही सॉल्यूशन दिया था कि अगर वो मायरा के साथ कोई लीगल रिश्ता बना लेता है, फिर अपनी कंप्लेंट वापस लेता है, तो उस पर से सारे इल्ज़ाम हटा दिए जाएंगे। अयान ये बात जानता था कि अगर उसने इस बारे में मायरा को बताया तो वो कभी नहीं मानेगी, इसलिए इसने उसके खिलाफ जाकर उससे शादी कर ली। यही सब सोचते हुए उसे अंदाजा नहीं हुआ कि वो काफ़ी देर से पानी के नीचे खड़ा है। उसने दीवार पर मुट्ठी मार दी। नाराज़गी खुद से थी, हालातों से थी, उस मजबूरी से थी जिसने उसे शादी जैसा बड़ा कदम उठाने पर मजबूर किया। मायरा अभी भी बेड पर बैठी थी, उसका चेहरा थका हुआ और भावनाओं से भरा हुआ था। तभी उसके कानों में एक मैसेज टोन की आवाज़ आई। उसने पलट के देखा तो बागल में उसका ही फ़ोन रखा था जो अयान उससे लेकर आया था। उसने झट से उसे उठाया। जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन पर उस मैसेज पर पड़ी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और होंठ कांपने लगे। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अयान अभी अभी शॉवर से बाहर आया, टॉवल से बाल पोंछते हुए कमरे में दाखिल हुआ। लेकिन उसे देखने से पहले ही मायरा की नज़र टेबल पर रखे फलों की ओर गई। बिना एक पल गनवाए उसने वहां रखा हुआ फल काटने वाला चाकू उठा लिया। गुस्से की आग में झुलसती मायरा ने एक झटके में अयान की ओर कदम बढ़ाए और उसका सीना निशाना बनाकर वार किया। अयान चौंका, लेकिन उसने समय रहते उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो गई हो क्या? अयान चीखा। आखिर क्या था उस मैसेज में जिसने मायरा को अयान की जान लेने पर मजबूर एक दिया था? क्या इस शादी की सच्ची मायरा के सामने आ पाएगी, या फिर वो इसी तरह अयान से नफरत करती रहेगी? रानव मीरा के साथ क्या प्लान बनाने वाला था? क्या उसकी साजिश अयान को मायरा से अलग कर देगी? वीना की एक रात की बात है, इन बातों का क्या मतलब था? एपिसोड 109। अयान की जगह अजनबी। जैसे हो अयान बाथरूम से आया, मायरा ने उस पर चाकू से वार कर दिया, लेकिन अयान ने उसे रोक लिया। क्यों खुद को शादी की पहली रात विधवा बनाना चाहती हो? अयान ने बोला, लेकिन मायरा अपनी बची खुची जान लगाकर अपने जख्मी हाथों से अयान पर वार कर रही थी। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे कर लिया अयान? वो चिल्लाए और चाकू सीधा उसकी छाती की तरफ बढ़ा दिया। अयान ने फुर्ती से उसका हाथ थामा। मायरा, होश में हो तुम? होश? उसकी आंखों में नमी और गुस्से का तूफान था। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूं? जो तुम करोगे और मैं सह लूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मायरा ने कहा और अपनी ताकत लगाने लगी।
तभी अयान ने उसके हाथ से चाकू छीना और हल्का धक्का उसे दिया। वो पीछे रखी टेबल से टकरा गई। अचानक उसका सर घूमने लगा और वो गिरने वाली थी। अयान उसे थामने के लिए आगे बढ़ा। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मायरा ने उंगली दिखाते हुए बोला। मायरा, तुम्हारी तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, जाकर सो जाओ, अयान ने उसे समझाते हुए कहा। सो जाऊं? मायरा ने रोती आवाज में कहा। वो रो रही थी पर अयान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात पर इतना गुस्सा आ रहा है। अच्छा बताओ क्या हुआ है, अयान ने नर्म लहजे में पूछा। कितना दिखावा करते हो तुम, कोई बात नहीं, अपने आंखों से देख लो, शायद तुम्हें याद आ जाए, क्योंकि कांड तो तुम्हारे इतने हैं कि याद कहाँ होगा तुम्हें। ये कहते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया और अयान की तरफ घुमा दिया। उसने फ़ोन लिया और एक फ़ोटो देखने लगा। ये डॉक्यूमेंट दीदी की साथ ही डील का था, जिसमें लिखा था अयान ने मायरा के बदले 100 करोड़ दीदी को दिए हैं। ये देखकर आयना का माथा घूम गया। वो समझ गया था अब इसे संभालना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मायरा को यही लग रहा था कि अयान ने उसे खरीदा है और ये शादी भी उसने इसलिए ही की है ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सके। बकवास है ये सब, अयान ने कहा और फ़ोन को बेड पर फेंक दिया और अलमारी से कपड़े निकालने लगा। बकवास नहीं है, तुम्हारी असलियत है, मायरा ने उसके पीछे जाते हुए कहा। सच बताओ, मुझे यहाँ क्यों लाए हो, क्या करना चाहते हो? अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझ पर अपनी मनमानी चलाओगे तो तुम गलत हो, मैं तुम्हें खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, समझे तुम? वो चिल्लाई जा रही थी पर अयान चुपचाप इसकी बातें सुन रहा था। वो जानता था इसे अभी समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। यही सब सोचते हुए उसने एक वाइट शर्ट निकाली और पहन ली। लेकिन मायरा अब भी उसके सर पर किसी बाजे की तरह बज रही थी। तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, मायरा ने अंत में बोला, जिस और अयान ने उसे देखा और देखता रहा। घूर क्यों रहे हो, मायरा ने मुंह घुमाते हुए कहा। यही सोच रहा हूं कि अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इतना बोलती हो तो शायद मैं ये शादी कभी नहीं करता, अयान ने मजाकिया अंदाज में कहा, जिस पर मायरा को और गुस्सा आ गया। सुनो, अब खामोशी के साथ इस अलमारी से अपने साइज का कुछ निकालो और पहन कर सो जाओ, अयान ने अलमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा। अयान भी देख पा रहा था कि जो मायरा ने पहना है वो उसमें कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन उसके इसके अनकंफर्टेबल की असली वजह नहीं पता था। मायरा ने एक नज़र अलमारी में देखा, कहाँ हर रंग की साड़ी, सूट, नाइटवेयर, मेकअप, ज्वेलरी और भी काफ़ी चीज़ें रखी थी। ये सब सामान तुम्हारी अलमारी में कैसे, क्या मुझसे पहले यहाँ की रहती थी, मायरा ने सवालिया अंदाज में पूछा। ये अलमारी अयान और मीरा ने साथ में सेट की थी और ये सामान भी उसी का था। अयान चाहता था कि उसे शादी के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अब ये सब उसे बर्बाद नजर आ रहा था। मैंने कुछ कहा, मायरा ने चुटकी बजाते हुए कहा। तुम्हें कपड़ों से मतलब है ना, यूज़ करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, आयना ने कहा और बालकनी में चला गया। इसके बर्ताव से मायरा को और गुस्सा दिला दिया, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे ये लहंगा चेंज करना था, वो भी जल्दी, इसलिए अलमारी से एक वाइट कलर का सूट निकाला और चेंज करने के लिए बाथरूम चली गई। जैसे ही मायरा वॉशरूम से बाहर आए, उसने एक सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ था। उसके भीगे बाल पीठ पर बिखरे हुए थे और चेहरे पर नमी से झलकती मासूमियत थी। उस पल कमरे में अयान भी दाखिल हुआ। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र जैसे ही मायरा पर पड़ी, वो ठिठक गया। कुछ पल के लिए वक्त मानो थमसा गया हो। उसकी आंखों में मायरा की सादगी, उसका सौम्य रूप बस जाने को ठहर गया था। वो बिना कुछ बोले बस उसे देखता रह गया। मायरा ने उसकी नज़रों की गहराई महसूस की, लेकिन कुछ कहे बिना वो अपने बाल तौलिए से सुखाने लगी। तभी अयान ने हल्के से मुस्कराते हुए बेड की तरफ रुख किया और तकिया उठाकर उसे ठीक करने लगा ताकि सो सके। पर तभी मायरा ने तेजी से तकिया खींचते हुए कहा, तुम यहाँ नहीं सो सकते। मायरा का लहजा सख्त था, आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। क्यों नहीं सो सकता मैं, अयान ने तीखे लहजे में पूछा। उसकी आंखों में झल्लाहट साफ दिख रही थी। मायरा ने एक कदम पीछे हटते हुए गुस्से से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक बेड पर तो क्या एक कमरे में भी नहीं रह सकती। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और निकलो यहाँ से। ये सुनकर अयान का चेहरा सख्त हो गया, पर आंखों में थकावट साफ झलक रही थी। मायरा, सब सो रहे हैं, तमाशा मत बनाओ, अयान ने तकिया खींचते हुए कहा। क्या करूं फिर, आखिर तुम मुझे यहाँ अपनी पत्नी बनाकर तो नहीं लाए, कीमत देकर लाए है, मायरा ने चिल्लाते हुए कहा। वो फिर 100 करोड़ की बात को पकड़कर बैठ गई थी। अयान ने जैसे ही ये सुना, वो अपना सिर थामकर बैठ गया, आंखें बंद कर लीं। ओह गॉड, फिर वही 100 करोड़ की कहानी। अयान का धैर्य जवाब देने लगा था। वो थक चुका था इस इल्ज़ाम से। देखो, तुम्हारी इन बेफालतू की बातों का मेरे पास टाइम नहीं है, उसने चिड़चिड़ाते हुए कहा और दोबारा तकिया खींचने लगा। मायरा ने अब तकिया और कस के पकड़ लिया, आंखों में आंसू थे लेकिन आवाज़ अभी भी सख्त थी। तुमने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का इस्तेमाल किया है अयान, तुम्हारे लिए ये बस एक सौदा था। ये सुनकर अयान ने गहरी सांस ली। अब की बार वो चुप था। एक तरफ वो सोना चाहता था, दूसरी तरफ मायरा बहस पर उतर चुकी थी।
मायरा आराम से मेरी बात सुनो, मैं इस वक्त कमरे से बाहर जाकर सोऊंगा तो अपने घरवालों को क्या जवाब दूंगा, अयान ने नर्म लहजे में कहा। वो तुम्हारा टेंशन है, मायरा ने झट से कहा। मायरा बस बहुत ही गया, छोड़ो और सोने दो मुझे, अयान ने तकिए खींचते हुए कहा, लेकिन मायरा ने भी उधर से जोर लगाया। माहौल में एक खामोश तनाव तैर रहा था जो किसी भी वक्त शोर में बदल सकता था। अयान और मायरा दोनों ही बिस्तर के एक एक कोने पर खड़े थे, हाथ में एक ही तकिया पकड़े। एक बार अयान खींचता तो दूसरी बार मायरा। आवाज़ें कम थीं, लेकिन तकिए की खींचतान ने जता दिया था कि तकरार कितनी गहरी है। लो रख लो, अयान ने अचानक गुस्से से तकिया छोड़ दिया। मायरा झटका खाकर सीधा बेड पर गिर पड़ी। उसकी खुली जुल्फें चेहरे पर आ गिरी और सफ़ेद सूट की चिकनकारी झिलमिलाई। वो मायरा को देख ही रहा था कि एक तेज़ रिंगटोन ने अयान का ध्यान भटका दिया। अयान ने मुड़ते हुए जेब से फ़ोन निकाला, बिना कुछ बोले उसने कॉल रिसीव किया और कमरे की दूसरी ओर पीट करके फ़ोन कान से लगा लिया। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन चेहरा गंभीर हो चुका था। मायरा धीरे धीरे उठी। उसके चेहरे पर अब भी हल्का गुस्सा था, लेकिन आंखों में अचानक एक जिज्ञासा झलकने लगी कि इतनी रात को किसका कॉल आ सकता है। वह चुपचाप उठी, बिना कोई आवाज़ किए नंगे पांव फर्श पर चलती हुई अयान के पास पहुंची। वो अयान को अपना पति नहीं मानती थी, लेकिन हरकत वो पत्नियों वाली कर रही थी। उसने धीरे से सिर झुकाया और अयान के कंधे के पास कान ले जाकर सुनने की कोशिश की कि वो किससे बात कर रहा है। उसका चेहरा अयान की पीठ के पीछे था, आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई, मानो शब्दों को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। वो जानती थी कि ये ठीक नहीं, लेकिन दिल अब भी अयान के हर पल पर पहरा देना चाहता था। यही तो प्यार की सबसे उलझी हुई शक्ल होती है, जब इनकार करते हुए भी दिल मानता नहीं। शादी मुबारक हो कहूँ या बर्बादी मुबारक हो कहूँ, ये रानव था जिसकी आवाज़ में जहर घुला हुआ था। अयान ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें स्थिर थीं, चेहरा पत्थर सा, लेकिन दिल में हलचल शुरू हो चुकी थी। वो बस चुपचाप सुनता रहा। तुझे याद है न, रानव ने फिर बोला, मैंने कहा था कि तूने मेरी शादी तोड़ी है, मैं तेरी तोड़ूंगा, पर अफसोस में वो नहीं कर सका, लेकिन कोई बात नहीं, किसी और ने कर दिया। ये कहते हुए वो हंस पड़ा। तूने इतनी रात को बकवास करने के लिए कॉल किया है, अगर कुछ ज़रूरी बात है तो बता, वरना मैं कॉल कट करूं। क्या है न, मैं अपनी बीवी के साथ थोड़ा बिजी हूं, अयान ने रानव को चिढ़ाते हुए कहा। उस पता था कि रानव को उसकी और मायरा की शादी की खबर लग चुकी है। अरे अयान, इतनी भी क्या जल्दी है, एक बार पूरी बात तो सुन ले, रानव ने पुरसुकून अंदाज में कहा, जैसे अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता हो। तूने मायरा को मुझसे छीना है, मैंने मीरा को तुझसे छीन लिया है। मीरा का नाम सुनते ही अयान जैसे एकदम चौकन्ना हो गया। उसकी आंखें फैल गईं और मुट्ठियां कस गईं। रानव, मीरा को इन सब के बीच में मत ला, उसकी आवाज़ में पहली बार तल्खी थी। रानव ने हंसते हुए जवाब दिया, मीरा से तो मैंने शादी कर ली है। ये सुनकर अयान का दिल बाहर आ गया, उसे 440 वोल्ट से भी ज़्यादा झटका लगा। उसके मुंह से अब अल्फाज नहीं निकल रहे थे। अयान, तू सुन रहा है न, रानव ने उधर से कहा, पर अयान ने कुछ नहीं बोला। सुन रहा होगा, मुझे पता है, अब ध्यान से सुन मेरी बात, मैंने उससे शादी तो की, पर अब मुझे उसमें कुछ खास दिलचस्पी नहीं लग रही, इसलिए मैं उसे यहाँ सड़क पर छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर रानव ने कॉल कट की और एक वीडियो भेजा। अयान के हाथ कांप रहे थे। उसने फौरन वीडियो प्ले किया। वीडियो में मीरा दुल्हन के जोड़े में पूरी रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर अकेली खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरा गीला हो गया था और वो गिड़गिड़ा रही थी जैसे किसी अपने को पुकार रही हो। आसपास कोई नहीं था, सिर्फ दूर दूर तक सन्नाटा और मीरा की टूटी हुई सिसकियां। ये देखेकर अयान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। एक पल में जैसे उसका पूरा वजूद हिल गया। उसके सीने में एक दर्द उठा, ऐसा दर्द जिसे वो शब्दों में नहीं समझा सकता था। वो बिना कुछ कहे तेजी से मुड़ा, जैसे उसी वक्त मीरा के पास पहुंचना उसके लिए सबसे जरूरी हो गया हो। वो जैसे ही मुड़ा, पीछे मायरा खड़ी थी, अचानक 2 कदम पीछे हो गई। वो कुछ कहने ही वाली कि अयान ने उसकी ओर देखा। उनकी नज़रें मिली, मायरा की आंखों में सवाल थे, मगर अयान के चेहरे पर कोई जवाब नहीं। उसने एक पल मायरा को देखा, एक लंबी गहरी नज़र, लेकिन बिना कुछ कहे, बिना कोई सफाई दिए, बस दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकल गया। उसे सिर्फ मीरा तक पहुंचना था, किसी भी हाल में। ये इतनी रात को कहाँ जा रहा है, और मीरा कौन है? मायरा ने बड़बड़ाया। वो अयान की बातों को सही से नहीं सुन पाई थी, और उस एक मुलाकात में उसके जहन से मीरा का नाम निकल चुका था। खैर, अच्छा है ये चला गया, अब मैं सुकून से सो तो सकूंगी, मायरा ने कहते हुए गेट लॉक किया और बेड पर जाकर लेट गई। रात पूरी तरह से गहराई में डूब चुकी थी। हवाओं में सन्नाटा घुला हुआ था और पूरा घर नींद की चादर में लिपटा हुआ था। हर कोना खामोश था, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो। उसी वक्त एक धीमी आहट के साथ वीना कमरे से बाहर निकली। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कुछ कहने की बेताबी झलक रही थी। वह नर्म कदमों से चलती हुई एक शख्स के करीब आई जो खामोशी से दीवार से टिककर खड़ा था। वीना ने नज़दीक आकर बहुत ही प्यार और ममता से उसके गालों पर हाथ फेरा। फिर बहुत ही सधी ठहरी हुई आवाज़ में उसने कहा, तुम्हारा हक।
तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आखिर कौन था ये शख्स? इसका किस पर और क्या हक था? क्या ये बात अयान और मायरा से जुड़ी थी? क्या अयान मीरा तक पहुंच जाएगा? मीरा ने रानव से शादी क्यों की? क्या अयान किसी मुसीबत में फंसने जा रहा था? एपिसोड 110 यू आर माइन। मायरा अपने बिस्तर पर लेट चुकी थी और अयान मीरा को बचाने चला गया था। मायरा बिस्तर पर लगातार करवटें बदल रही थी। तकिए से चेहरा सटाए छत को देखती रही। आंखों में नींद नहीं, दिल में बेचैनी थी। अयान जा चुका था, उसके साथ वो खामोशी भी, जिससे मायरा को एक अनजानी राहत मिलती थी। पेट अजीब तरीके से सिकुड़ रहा था। उसे याद आया, मैंने हॉस्पिटल से लौटने के बाद कुछ खाया ही नहीं। थोड़ी देर तक अपने ही ख्यालों में उलझी रही, फिर बड़बड़ाए, नाम का अरोड़ा खानदान है, बहू भूखी है और किसी को होश तक नहीं। धीरे से चादर किनारे कर वो उठी, चुपचाप पैरों में चप्पल डाली और हल्के कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। सारा घर नींद में डूबा था, बस दीवारों पर टंगी घड़ी की टिक टिक चल रही थी। वह किचन की ओर बढ़ी। किचन की बिना बत्ती जलाए फ्रिज का दरवाज़ा जैसे ही खोला, ठंडी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी और तभी भूख लगी है, एक गहरी मर्दाना आवाज़ उसके ठीक पीछे से आई। वो ठिठक गई, कंधे से हर उठे, शरीर में एक जुरजुरी सी दौड़ गई। वो धीरे से मुड़ी, उसने देखा, सामने अयान नहीं बल्कि यूवी खड़ा था, जिसकी आंखों में हमेशा शरारत तैरती रहती थी। मायरा का चेहरा स्याह पड़ गया। डर और शर्मिंदगी सब मिलकर उसकी आंखों में उतर आए। वो चुपचाप मुड़ी और वापस जाने लगी। तभी यूवी ने मुस्कुराते हुए रास्ता रोक लिया। अरे रुको, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम यहाँ खाना चुराने आए हो, आखिर तुम मेरी भाभी हो। उसने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाते हुए कहा। भाभी, ये लफ्ज़ जैसे मायरा के सीने में चुभ गया। उसके होंठ थोड़े थरथराए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। यूवी ने उसके हाव भाव पढ़ लिए। उसकी मुस्कुराहट थोड़ी और गहरी हो गई। मायरा फिर जाने लगी। तभी यूवी ने उसे रोकते हुए कहा, अच्छा सुनो, रुको, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। कहते हुए वो फिर से फ्रिज की ओर मुड़ा और खाने का एक पास्ते का डब्बा निकाला। वो डब्बा मायरा की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये लो, भूख में इज्जत कहाँ देखी जाती है, और वैसे भी इस घर में अगर कोई भूखा सोए तो सबसे पहले शर्म मुझे आनी चाहिए। मायरा ने उसे देखा, एक पल के लिए उसकी आंखें नर्म हुईं। भूख की शिद्दत ऐसी थी कि वो बिना कुछ कहे डब्बा थाम गई और चलने लगी। लेकिन यूवी फिर से उसके सामने आ गया। रुको, उसकी आवाज़ अब थोड़ी धीमी थी, कम से कम टेबल पर बैठकर खा तो लो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। मायरा ने चुपचाप उसकी ओर देखा, जैसे ये परखना चाहती हो कि वो मजाक कर रहा है या सच में इज्जत दे रहा है। मायरा टेबल पर बैठ गई और खाना खाने लगी। तभी यूवी ने उसके सामने बैठते हुए बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मायरा ने बिला झिझक जवाब दिया। एक बात बताओ, तुम्हारा अयान के साथ पहले से अफेयर था? ये सुनकर मायरा का स्पून रुक गया। अयान का किसी के साथ अफेयर हो ये मैं मान नहीं सकता, लेकिन बड़े पापा के साथ दादाजी भी कह रहे थे, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या सच में? नहीं, ये झूठ है, मायरा ने यूवी के आगे बोलने से पहले बोला। मुझे लगा ही था कि घर के बड़ों को कोई गलतफहमी हो गई है, वरना सीधा साधा मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता है। यूवी के मुंह से अयान के लिए तारीफ मायरा को हजम नहीं हुई और वो बोल पड़ी, सीधा नहीं है तुम्हारा भाई, उसने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है। वॉट? पर वो तो मीरा से प्यार करता है, तो उसने तुमसे क्यों शादी की? ओव के मुंह से मीरा का नाम सुनते ही मायरा सीधी हो गई। मीरा कौन है? मायरा ने पूछा। मीरा, जिससे अयान की शादी होने वाली थी, और दोनों बहुत खुश थे, पर पता नहीं क्यों उस लड़की ने लास्ट टाइम में इनकार कर दिया, वो भी सारा ब्लेम अयान पर डालकर। यूवी ने टेबल पर हाथ मारते हुए बोला। मायरा अब उसके बारे में पूरा सच जानना चाहती थी कि आखिर क्यों उसने लास्ट टाइम मना किया, जबकि ये इस बात से अनजान थी कि इस रिश्ते के टूटने की वजह वो खुद थी। मायरा का खाना अब खत्म हो चुका था, वो अपनी जगह से उठी और बाहर चली गई। यूवी ने भी उसे जाने दिया, क्योंकि उसे जो जानना था उसने जान लिया था। खाना खाकर मायरा जैसे तैसे अपने कमरे में लौटी। दरवाज़ा बंद करते ही उसने राहत की एक लंबी सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस जैसे सीने में ही अटक गई। कमरे की मध्यम रोशनी में बेड पर कोई लेटा हुआ था, लंबा चौड़ा, वो शख्स उल्टा लेटा हुआ था। इसे देखकर मायरा एक पल के लिए ठिठकी, फिर खुद को दिलासा देती हुई बड़बड़ाए, अयान इतनी जल्दी आ गया है, और मैंने इसे मना किया था बेड पर सोने के लिए, फिर भी ये। उसकी आंखों में चिढ़ और गुस्से की लपटें थीं। वह धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ी, होंठ भींचे हुए, पलकों में झुंझलाहट। जैसे ही वह बेड के पास पहुंची, उसकी आवाज़ तल्खी से भर उठी, उठो यहाँ से। पर उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। मायरा का गुस्सा और भड़क गया। अब वह थोड़ा झुककर जोर से बोली, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? लेकिन फिर जैसे ही उसने उसकी पीठ को थोड़ा गौर से देखा, उसके बालों का अंदाज, शरीर की बनावट कुछ अलग सा था। नफरत की वो भाप अब ठंडी हो गई थी और दिल की धड़कन तेज। उसने झुककर उस अजनबी चेहरे की झलक देखनी चाही, और बस एक झलक ने उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली। ये अयान नहीं है। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया।
आंखें चौड़ी, सांसें बेतरतीब। वह 2 कदम पीछे हटी, जैसे किसी जहरीले सांप को देख लिया हो। उसका गला सूखने लगा, होंठ कांप उठे, पलकों के नीचे से पसीना टपकने लगा और उसका पूरा शरीर जैसे सिहर उठा हो। ये कौन है? उसके अंदर की आवाज़ चीखी, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा पसरा रहा। जैसे तैसे मायरा ने घबराहट में अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और भागने लगी। वो लगभग दौड़ती हुई बाहर निकली और सीधे वीना से टकरा गई। वीना, जो अपने कमरे में जा रही थे, मायरा को देखकर हैरान हो गई। आंटी, मेरे कमरे में कोई है? उसकी आवाज़ हांफती हुई, कांपती हुई निकली। वीना उसे हैरानी से देख रही थी। फिर उनने उसे दोनों कंधों से थामा। अरे, क्या हुआ है? तुम कांप क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह डॉट। कोई था वहाँ, लंबा चौड़ा आदमी। मुझे लगा अयान है, पर वो अयान नहीं था, वो कोई और था। मायरा की आंखों में भय साफ झलक रहा था। वीना का चेहरा एक पल को सन रह गया, पर अगले ही पल उसने अपनी आवाज़ में नरमी घोली और बोली, शायद तुम्हारा वहम हो, मायरा। नई जगह है, नए ख्याल आते हैं कभी कभी। नहीं आंटी, मैं सच कह रहा हूँ। है कोई वहाँ? आप चलिए मेरे साथ। मायरा ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग खींचती हुए अपने कमरे की ओर ले गई। वीना थोड़ी झिझकी, लेकिन साथ होली। जैसे ही मायरा ने डर के साथ अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें बड़ी हो गई। कमरा पूरी तरह खाली था, कोई भी नहीं। बेड जस का तस, पर्दे सलीके से लटकते हुए। ये देखकर मायरा हैरान थी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ कोई था, मैंने अपनी आंखों से देखा। मायरा का स्वर थरथरा उठा। वीना ने उसका कंधा थपथपाया। देखा न? कुछ नहीं है अंदर, यकीन मानो, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। जब हम थके होते हैं न, तो हमारा दिमाग खेल खेलता है। वीना ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन मायरा की आंखें अभी भी उस बेड को घूर रही थीं, जहां उसे कोई दिखा था। अयान कहाँ है? वीना ने माहौल बदलने के लिए पूछा। पता नहीं, मायरा ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया। वीना थोड़ी देर सोचती रही कि इसे नहीं पता इसका पति इतनी रात को कहाँ है। फिर बगैर कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। पर बाहर निकलते ही उसने दरवाजे के कोने से तिरछी नज़र डाली और वहाँ अंधेरे में एक साया छिपा खड़ा था। एक लंबा चौड़ा शख्स जो दरवाजे की ओट में खड़ा सब कुछ सुन रहा था। वीना ने बिना कुछ कहे एक धीमी मुस्कान दी, जैसे आंखों ही आंखों में कह रही हो, थोड़ा सब्र भी तो करना था। और फिर बगैर पीछे देखे वो आगे बढ़ गई। दूसरी तरफ सड़कें सुनसान थीं, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कहीं दूर कोई कुत्ता भौंक रहा था और स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी में वो रास्ता और भी तन्हा लग रहा था। अयान अपनी कार से उतरा और रानव के बताए पते की ओर बढ़ा। उसके कदमों में तेजी थी, लेकिन दिल में एक भारीपन। वो हर मोड़ पर बस यही दुआ कर रहा था कि मीरा सही सलामत हो। जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी, वो ठिठक गया। वो वहाँ थी, मीरा सड़क के किनारे एक टूटे से पत्थर पर बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था और बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो बेजान सी लग रही थी, जैसे रूह शरीर से दूर जा चुकी हो। मीरा, अयान ने भर्राए गले से पुकारा। मीरा ने सिर उठाया। सामने अयान खड़ा था, वही आंखें, वही चेहरा जिसमें उसने कभी अपने हर सपने देखे थे। एक पल को दोनों की निगाहें मिलीं। वो पल जैसे ठहर गया, और फिर मीरा दौड़ी। वो उसके गले से आकर लग गई और जोर जोर से रोने लगी। ऐसा रोना जैसे बरसों से रुका दर्द एक ही पल में बह निकला हो। मुझे माफ़ कर दो अयान, वो बस इतना ही कह पाए, फिर आवाज़ आंसुओं में डूब गई। अयान ने उसे गले से लगा लिया। उसका दिल तड़प उठा। वो उसकी पीठ को थपथपा रहा था। मीरा की सिसकियों में अयान को सिर्फ दर्द नहीं, भरोसा भी सुनाई दिया। वो भरोसा जो कभी टूटा था, लेकिन शायद अब लौट आया था। अगर तुम मुझ पर यकीन करने लगी थी, तो रानव से शादी क्यों की मीरा? अयान ने मीरा को खुद से अलग करते हुए कहा, जिस पर उसने भी सवाल किया। तुमने शादी क्यों की? उद्धरण चिन्ह। अयान इस पर खामोश हो गया, क्योंकि अगर वो सवाल कर रहा था तो बदले में उसे भी जवाब देना पड़ता। अयान, मैं कुछ पूछ रही हूँ, मीरा ने सवाल दोहराया। अभी घर चलो, रात बहुत हो गई है और मौसम भी खराब लग रहा है। अयान ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, लेकिन अगले ही पल उसे झटका देकर अपना हाथ छुड़ाया और बोली, जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मीरा, जिद मत करो। अयान ने कहा ही था कि बारिश की मोटी मोटी बूंदें दोनों पर गिरने लगी। अयान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मीरा जो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही थी। अयान ने थक कर कहा, ठीक है बताता हूँ। ये कह के अयान ने मीरा का हाथ पकड़ा और ठीक सामने एक आलीशान होटल में दाखिल हो गया। होटल के रिसेप्शन पर पहुंचते ही अयान ने जल्दी से एक रूम लिया। मीरा चुप थी, उसकी आंखें खाली, उसकी चाल थकी हुई। कमरे में पहुंचते ही अयान ने उसे सोफे पर बैठाया, और ये सब बेड पर रखे एक छोटे से कमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। ये सब रानव का प्लान था। उसने मीरा से शादी नहीं की थी। ये सब सिर्फ दिखावा था अयान को यहाँ तक लाने के लिए। वो चाहता था कि आज रात वो किसी तरह मायरा को अयान से दूर कर दे, और जब मायरा ये वीडियो देखे तो उसे समझ आए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मायरा को अपने बेड पर डर और हताश के साथ बैठी थी।
एकदम फ़ोन की रिंगटोन ने उसका ध्यान तोड़ दिया। उसमें अपना पसीना पूछा और फ़ोन खोला। जब उसकी नज़र उस वीडियो पर पड़ी जिसमें अयान एक लड़की जिसने रेड लहंगा पहना था कमरे में दाखिल हुआ और अयान ने उस सोफे पर बैठा दिया। ये नज़ारा देखकर मायरा के दिल में एक टीस उठी। वो अयान से प्यार नहीं करती थी, लेकिन ये देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही थी कि उसका पति किसी और के साथ है। मायरा ने झट से वीडियो बंद कर दिया। उसने सही से ये भी नहीं देखा कि मीरा वही लड़की थी जिसने उसे अपनी शादी में इनवाइटेड किया था। उधर मीरा बस फूट फूट कर रो रही थी। वो जानना चाहती थी कि अयान ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, जबकि अयान ने उससे आखिरी बार बोला था कि वो जा रहा है और शायद फिर वापस लौट कर नहीं आए। वो बात मीरा को याद आ रही थी। अयान, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो तुमने ये फैसला लिया, मीरा ने रोते हुए कहा। अयान को इस बात की खुशी थी कि उसकी मीरा उसके पास वापस लौट गई है, लेकिन तभी उसे मायरा का ख्याल आया और वो सीधा खड़ा हो गया और बोला, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। सच ये है कि मेरी शादी हो गई है। मैं नहीं मानती इस शादी को। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, मीरा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा और अयान के कॉलर पकड़ते हुए बोली। क्या होगा अब? क्या अयान और मीरा एक हो पाएंगे? क्या मीरा का जुनून अपनी सारी हदें पार कर देगा? मायरा का क्या रिएक्शन होगा अयान से मिलने के बाद? मायरा के कमरे में वो अजनबी आदमी कौन था? वीना इस आदमी को कैसे जानती थी? अगली सुबह का सूरज कौन सी नई कहानी लाने वाला था?